कुछ नहीं छोड़ेंगे शो में, सब बातचीत होनी है। अहमदाबाद तक ले चलेंगे आपको मूड माहौल का जायजा लेने के, सारी डिटेल्ड कवरेज। खैर अपना थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है। 2.5% निफ्टी दबाव के साथ 150 पॉइंट, थोड़ा बहुत सुधरा है मामला अभी पिछले शो से शो के बीच में, लेकिन फिर भी दबाव है। निफ्टी बैंक 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये वो दिन था जब निफ्टी बैंक ने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए और वहीं से मुनाफा वसूली का दबाव आया। वीरू ने सही कहा था, निफ्टी तो फिर भी दिक्कत में नजर आएगा। निफ्टी बैंक में जैसे ये टर्म यूज करते हैं ना, कंट्रोल डिप, अपने बेस पे आके ही थमा है मामला। जो सुबह चर्चा हो रही थी वो सब आऊंगा मैं, सुबह क्या चर्चा हुई थी, इस समय की मैपिंग कहती क्या और अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक पे। लेकिन वीरू मूड कैसा और आज करने क्या वाले हैं अपन शो में? बिल्कुल आशीष, मैं थोड़ा सा आपको मूड तो सेंसेक्स और निफ्टी के जरिए और इंडिसेस के हाल के जरिए आपने बता ही दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे आज मेहमान भी होंगे, पैनल भी मौजूद होगा, उससे थोड़ा सा आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट होंगी आज स्नेहा पोद्दार, उनसे करेंगे बातचीत उनकी कॉल्स पे और डिफरेंट सेक्टर्स पे उनका एक आउटलुक लेंगे। साथ ही साथ मयूरेश जोशी होंगे हमारे साथ इस पैनल में। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से प्रकाश काबसर, मानस जायसवाल जी, रचना जी, सोनी पटनायक, प्रशांत सावंत और जतिन गिरिया मौजूद होंगे। साथ ही साथ मोदी 3 के इसके अब तक के कार्यकाल में कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन और विभिन्न पहलू इस कार्यकाल में जानेंगे हॉर्मोज के साथ। उसके बाद ये क्या चल रहा है उसमें हम विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और विवेक होंगे हमारे साथ सन फार्मा पे। कंचन जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है ऑन यूएसएल आज क्रैक हो चुका है, शानदार मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ हम और कुछ पहलुओं पर बातचीत करेंगे जिसमें कुछ Q4 नंबर्स को लेकर बात होगी, Q4 की रिपोर्ट होगी, पैमाइश होगी, कैसा रहा Q4, और साथ ही साथ उसके बाद 4 का चौका ट्रेड जिसमें सस्ता ऑप्शन, F&O सुपरस्टार, 4 का चमत्कार, मिड कैप फंड क्रमबद्ध तरीके से आएगा। और ये उसके बाद हम जानेंगे मिताली से रिगार्डिंग ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो कैसी रह सकती है और भारत की तरफ FIIs कब दोबारा एक बार रुख करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से एक सब्सटेंशियल एग्जिट है। इन नंबर्स को समझेंगे। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में नवीन कुलकर्णी, एक्सिस सिक्योरिटी से CIO हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजी और BTST ट्रेड। तो बहुत कुछ है आशीष इस कार्यक्रम में। और हाँ, एक चीज़ जो मिताली से समझेंगे हम वो ये कि कब लौटेंगे फूफा आशीष। मेरी फोटो भी लगी हुई थी, कुछ लिखा था मेरे सामने, वो टीज नहीं करा, ऐसा क्यों? वो आपसे समझ लेंगे वो इंडिया स्ट्रेटेजी सुबह बातचीत हुई थी उस पे। और नहीं, MOFSL की रिपोर्ट है, मुझसे बोल रहे हैं बता दो, जबकि एनालिस्ट उनकी बैठने वाली है। फंस गया मामला। लेकिन ठीक है, उनसे पूछने का अपन ने सही बताया कि नहीं बताया, लेकिन ये सब होगा कार्यक्रम आगे। आइए अब जरा सा पहले एक्सपायरी के दिन निफ्टी की चाल के थ्रू है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, लेकिन चाल और आंकड़े सब निफ्टी को ज्यादा पहले नजर देखते तो उसके थ्रू समझते हैं। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी क्योंकि ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो हम डाइजेस्ट करके गए थे, कल मंडे की क्लोज पे उससे बेहतर सेशन, क्योंकि लो लेवल से यूएस के मार्केट्स में रिकवरी आ गई थी, तो सेशन की शुरुआत उस अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में हुई। तो हम शुरुआत में गए थे मेरे ख्याल से 850 के जोन्स तक, वही वो पॉकेट थी जहां पे तगड़े कॉल राइटर्स का 24,800 से 25,000 के बीच तगड़े कॉल राइटर्स का जोन है। वही पॉकेट को हिट करते से ही शुरुआती ट्रेड में दबाव आया और दबाव गहराता चला गया। निफ्टी की ही चर्चा पहले कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, निफ्टी बैंक पे उतरूंगा, क्योंकि वो पॉकेट की कहानी थोड़ी सी अलग है। वीरो, सुबह जो चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से मेंशन भी करा था आपने कि वो 24,800 25,000 तगड़े कॉल राइटर्स का जोन, उसी पैच को हिट करने के बाद मुनाफा वसूली है। दिक्कत यह है कि अपना निफ्टी बैंक के केस में जब आऊंगा तब तो बेस डिफेंड कर रहा है, यहां पे वो बेस 1 को वायलेट कर गया। और अब वो कल, अब इंट्राडे में तो कल के लोज जो 526 से घूमे थे वहां से भी गिर गए, 502 तक के जोन्स तक गए थे, वो तो वहां संभल गए जाके। लेकिन निफ्टी का अब तक का रुझान देखते हुए क्या व्यू बन रहा है? ये जो बेस 1 वायलेट हुआ है, इसका मतलब क्या आसान शब्दों में बेस 2 तक जाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे जरूरी नहीं है। देखिए आशीष, ये बेस 1 का वायलेट होना जारी रहेगा।
जब तक एफआई शॉर्ट साइड पे है ना, ये ऐसा होगा। आपको याद है सुबह जब आप आशीष डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक बात कही थी स्ट्रेंथ, मैंने कहा था मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने से भी परहेज करूंगा निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में। क्यों? लेवल लेके आइए रेजिस्टेंस 1। क्या था रेजिस्टेंस 1? जिस दिन भी आपको स्ट्रेंथ दिखानी होगी, आपको दो चीजें करनी होगी। आइदर यू बाइसेक्ट कॉलाइटस जोन जो कि थे 24,800 पे, और आइदर आप 10 डेमा को पार करें। मेरी कमेंट्री में, डिटेल्ड कमेंट्री में आशीष क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल क्रॉस RS1 एंड सस्टेन फॉर ए सेशन, एक स्विंग मिल सकता है टुवर्ड्स RS2, लेकिन अगर आपने RS1 के ऊपर नहीं होल्ड कर पाए, यानी 10 डेमा और कॉलाइटस, टेक अ शॉट। क्लियरली मेंशन था, टेक अ शॉट। और शॉर्ट जो अगर आप करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको रखना है बेस 1 का। देखिए RS2 का तो केस ही नहीं आया, हम बेस 1 RS1 से कोलैप्स कर गए। टारगेट बेस 1 क्या है? वो 561 633, ये है 20 डेमा का जोन। पर आशीष मैं फिर कह रहा हूं, एफआईएस की शॉर्ट्स के साथ मल्टीपल टाइम 20 डेमा का वायलेशन पॉसिबल होता है। आज हमने फिर 20 डेमा वायलेट किया, यानी मात्र 2 सेशन में ये दूसरी बार हम 20 डेमा के नीचे स्लिप कर रहे हैं, और हम बार बार 10 डेमा से रिवर्सल ले रहे हैं। कल भी रिवर्स हुए, आज भी रिवर्स हुए। तो अब बेस 1 क्या था? वो 20 डेमा था। अब वो अपनी इंपॉर्टेंस खो रहा है। तो अब जब आप शॉर्ट लें यहां से मिड सेशन के बाद, मैंने मिड सेशन में भी कहा था, अगर हम बेस 1 को तोड़ रहे हैं, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 510 और 486 लुक्स पॉसिबल आशीष। क्योंकि अब 2 दिन तक लगातार ब्रीच होने के बाद, भले ही आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन 20 डेमा का रिलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व आशीष कम हो रहा है। तो मैं फिर कहूंगा सिंपली इन स्टैट्स का मतलब यह है, जरा कॉल राइटर के स्टैट्स लेके आइए। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24800। हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होनी है गुरुवार को, पर ऑलरेडी वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ 8 लाख खड़ा था, और अब ये हो गया 1 करोड़ 11। यानी आशीष सिंपली एफआईएस शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। और अगर आप एक रिटेल हैं, छोटी ट्रेड कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, तो सिंपली मीनिंग यह है, जब तक 10 डेमा और जब तक 24,800 नहीं निकले, इट्स ए सेल ऑन राइज। एक्सपायरी डे है तो 24,500 शायद माइट भी एक पुल बैक जनरेट कर दे, बट अब धीरे धीरे 24,500 भी अपनी रिलेवेंस खो रहा है, एंड मोस्ट स्पेशली 20 डेमा अपनी रिलेवेंस खो रहा है। मेरे लिए आशीष यह है जरूरी, जब तक 24,820 नहीं रिगेन होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा निफ्टी पे, तो सेल ऑन राइज इन दैट केस एक एप्रोप्रिएट ट्रेड होगा, बट क्लोजर टू रेजिस्टेंस। आशीष, सेल ऑन राइज क्लोजर टू रेजिस्टेंस, इस केस में 24,800 के आसपास, ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और क्योंकि हाँ, और आशीष, क्योंकि 24,500 पे अभी भी करीब कितनी पुट खड़ी है? 70 लाख। हाँ, पर अगर आप कंपेयर करें वर्सेस 24,800 की कॉल के, तो ये ऑलमोस्ट 30% कम है। तो इसीलिए उस 24,500 के वायलेशन का खतरा ज्यादा है आशीष, यकीन मान के चलिए। हाँ, वो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन और पुट राइटर्स का कन्विक्शन देखिए, डिफरेंशियल वो है। और उछाल में बिकवाली करने का मन, टेक्सचर है सेल ऑन राइज का, अपने रेजिस्टेंस के करीब आ रहा हो तो वो बेहतरीन मौके, अंटिल अनलेस वो रेजिस्टेंस बैंड को वायलेट करके तेजी दमखम ना दिखा पाए, तब तक तो यही टेक्सचर है, और शायद बिकवाली का प्रेशर यहाँ से हावी हो रहा हो। यह है निफ्टी की कहानी, वीरू की जुबानी। अब आइए निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। ये वो पॉकेट थी जो स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रही थी, ये वो पॉकेट थी जिसने आज रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू डाले, जो आपके सामने 56,161 के। मोटा मोटी आज सुबह का जो अपना रेजिस्टेंस था, उसी के इर्द गिर्द कह लीजिए, वहीं से मामला ठंडा पड़ा। पर यहाँ की डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि अभी भी बेस को वायलेट नहीं कर रहा। पहला हमारी आज सुबह चर्चा में क्या निकल के आया था? रेजिस्टेंस था अपना वीरू 56,131 तक का, वही मोटा मोटी आज के हाइज पकड़ लो आप, और अपना बेस था 381 से 546, आज उसी के इर्द गिर्द आके थमा, और वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी का ट्रेड, क्योंकि 455-50 तक गया, वहां से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, तो इसलिए अपने बेस 1 को वायलेट नहीं करा। तो ये कैसे रीड करूं कि अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे खुला तो मुनाफा वसूली आई, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड था, ये अच्छी बात है। ऐसा अभी भी निफ्टी बैंक को लेकर भरोसा, कन्विक्शन बना हुआ है नहीं? अच्छा आशीष, मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ, पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि
ट्यूसडे को वो चीज़ थोड़ा डाउनसाइड खोल रही है जो कि मंडे, जो कि फ्राइडे में सरकारी बहुत strong बैंक्स। होती है। सरकारी बैंक वो एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि ये अभी भी इसकी हमें बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा एक फीलिंग आ रही है आशीष। बट स्टिल आशीष देखिए, 56,000 पे जब सुबह आप और मैं बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। हाँ, यानी 56,113 के ऊपर आपको सस्टेन करना चाहिए था। मैंने 2 केस प्रेजेंट किए थे निफ्टी बैंक पे बाय के। आइदर इफ वी सस्टेन अबव 56,113, 56,113, उसका मतलब ये होगा कि आप कॉल राइटर्स के जोन को लांघ के ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हाई ट्रेजेक्टरीज के लिए। और एल्स शॉर्टिंग का तर्क नहीं था मेरा निफ्टी बैंक पे, और अभी भी नहीं है। और एल्स आपको मिले बेस वन लेके आइए प्लीज। अब बेस वन क्या है, जाके चार्ट्स पे देख लीजिएगा। कल का लो सिमिलर, ऐसा नहीं पॉइंट वाइज नहीं, एवरेजेस वाइज 381,546 यहां पे मिले तो बाय कीजिएगा। क्यों? निफ्टी बैंक का आज का लो फिर है 10 डेमा, कल का लो 10 डेमा, परसों का लो 10 डेमा, 3 दिन से लो है 10 डेमा। सो अभी तक जब तक ये इंडेक्स इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उस ट्रेजेक्टरी को बाय करेंगे। और अभी भी कह रहा हूं, सुबह लिया है या फिर मिड सेशन में लिया है, अगर बेस वन को बाय किया है तो बने रहिए। अगेन टारगेटिंग 56,000 ट्रेजेक्टरी। आशीष जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए 55,500 की पुट का, और जरा कॉल कंसंट्रेशन देखिए 56,000 पे। प्लीज स्टैट्स लेके आएंगे जरा प्लीज एक बार। 56,000 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटिंग अभी भी खड़ी हुई है। अभी भी वहां पे 23 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई आशीष, लेकिन नीचे पुट्स यहां पे सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती हैं। तो जब तक 10 डेमा आशीष, मैं निफ्टी बैंक पे डिप्स को बाय करूंगा अराउंड बेस वन। और एक और चीज देखिए आशीष, कितना डिफरेंशियल है इन दोनों इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी इज बिलो 20 और अभी तक निफ्टी बैंक 10 डेमा भी तोड़ने को तैयार नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल आशीष। यस, हाँ ये बात सही है आपकी कि ना सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, आज वो सरकारी बैंक्स भी, जिसने अब तक भरोसा दिलाया था, लीड कर रहा था, आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली। पर हाँ, वीरू सही कह रहे हैं, अभी बैक टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, एक दिन के उससे ज़्यादा रीड थ्रू ना करें। लेकिन ये है निफ्टी बैंक का अपना आज का अप्रोच, अब तक की कहानी, और यहाँ से क्या समीकरण बैठ रहे हैं। पैनल को दिखाइएगा, कुछ देर बाद पैनल के पास जाता हूं, उनसे जानूंगा उन लोग के आज के इस समय के प्रिफर्ड पिक्स कौन से हैं। लेकिन पहले जो प्रोड्यूसर साहब लेकर आए, जरा दिखाइए, कहां दिखाएंगे? ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाइए जरा स्क्रीन पे पहले, क्योंकि बाजार का मूड ऐसा है, मंदी वाले दिखाता हूं। दबाव कहां पे है? अदानी पोर्ट्स, वैसे आज अच्छी फंडामेंटल रिपोर्ट आई थी, पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स ठंडे हैं, तो अदानी इंटरप्राइजेज भी आपको साथ में नजर आएगा। वायदा के सारे अदानी पैक दबाव में, शायद वो फिर से जांच का दायरा खुलता हुआ, कुछ वायलेशंस की खबर, जो भी है, मूड बिगाड़ने की फिर से खबर है, तो इसीलिए अदानी पैक दबाव में। कोल इंडिया प्रेशर में है, जबकि वो क्या उस अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहता था, दूसरी सब्सिडरी के भी आईपीओ की तैयारी कर रहा है। उस तरह की खबरों के बीच में कोल इंडिया में लगातार मुनाफा वसूली, हाई से तो अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, अभी भी मामला गड़बड़ा ही रहा है। बजाज फिनसर्व 0.25%, कुछ फाइनेंशियल्स और भी हैं, मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन बजाज फिनसर्व 0.2% की कमजोरी के साथ, ये खास तौर पे निफ्टी के वो स्टॉक्स जो दिक्कत में है। अब आइए जरा और ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ बढ़े। यस बैंक नजर आएगा। कल इसी शो में अचानक कुछ तेजी आ रही थी, उसकी चर्चा हो रही थी, 8-9% मजबूत था, आज पूरा मामला रिवर्स हो गया, 9-10% की कमजोरी के साथ ट्रेड करा। आज सुबह लार्ज ट्रांजैक्शन भी हुआ था, तगड़ी इक्विटी ने हाथ बदला था, जिनका कुछ क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पे भी आया है, और आज बोर्ड मीट भी है फंड रेजिंग, उसका आउटकम अवेटेड है, लेकिन आप देखिए प्रेशर कितना बढ़ गया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये सब इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छा चले थे, आज 3.5% के आसपास आईसीआईसी प्रू लाइफ इंश्योरेंस दबाव में। एरिडा 1.5% कमजोर, और वोडाफोन वो सुबह एजीआर वाले अपडेट्स के बाद से ठंडा ही पड़ा हुआ है, अभी भी 3% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। कहां दमखम है? महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टैंड आउट कर रहा है। अच्छे ऑटो नंबर्स पे उस दिन भी चला था, आज उसके ऊपर 1%, मतलब कल भी चला था, आज भी 1% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बजाज ऑटो कल के पेन से उभरने की कोशिश कर रहा है, आज सुबह दबाव में था, अब बढ़िया मूव आ रहे हैं, 1% ऊपर है। ग्रासिम 1-1.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, आज सुबह खबर थी 1000 करोड़ रुपए एनसीडी के थ्रू जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का मेरे ख्याल से टॉप गेनर्स में है, 1.5% मजबूती के साथ श्रीराम फाइनेंस में इस समय कामकाज होता हुआ।
इसके आगे मेटल्स, सिलेक्टिवली मेटल्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टेनलेस मेरे ख्याल से वायदा के टॉप गेनर्स हैं। 3-3.5% की मजबूती। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे अपन इस कार्यक्रम में अपने पैनल से बातचीत भी कर रहे हैं। जो ट्रेंड कर रहे हैं उन पे नहीं बातचीत करें तो किस पे करेंगे। SRF 2-2.25% उछाल। रियल एस्टेट का मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है आज भी। अब वो रेट सेंसिटिव कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, 2-2.5% प्रेस्टीज एस्टेट्स और भी बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो बेहतर कर रहे हैं। इंडेक्स भी बेहतर कर रहा है। तो ये सारे वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं तो आज एक्शन में रेडार पे रखिए इनको। चलिए अब पैनल से जान लिया जाए भाई, पैनल रेडार पे क्या क्या है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है, मूड कैसा है और स्टॉक कौन सा है तो वीक, काफी वोलेटाइल है, शॉर्ट साइड पॉसिबल है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है शॉर्ट और वो है SBI लाइफ। ट्रेड कर रहा है 1785 के आसपास और स्टॉप लगाना चाहिए टाइट बहुत 1790, करीब ₹5 का। डाउन साइड पॉसिबल है SBI लाइफ में करीब 1760, 1765, 1760। ओके, सेल SBI लाइफ, आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो बाजार में थे अलॉन्ग विद HDFC लाइफ, उस पर एक एग्रेसिव शॉट है। आज सुबह से कोलैप्स होता है, मूड में है ये स्टॉक। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी हमने काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा, आज वापस हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक पिछले हाई को भी स्टॉक ब्रेक कर सकता है जो कि ₹217 के आसपास है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 208 के स्टॉप लॉस से ₹220 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। सही में फेडरल बैंक पिक के तौर पे आवाज पे चर्चा भी होती चली जा रही है और फेडरल बैंक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। 2-2.5% मजबूत, 3% कैश में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पर मानस का सही है, बाजार गिरता है तो मानस तेजी का स्टॉक ढूंढ लेते हैं। जब चढ़ रहा होता है, सब तेजी कर रहा होता है तो मानस पता नहीं मंदी के स्टॉक ढूंढ के ले आते हैं। फेडरल बैंक रखिए रडार पे भाई। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। सोनी जी, आपका प्रेफर्ड पिक मैम। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक सेल रहेगा। सिंजन फ्यूचर्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दे रहा है यहाँ पे इनफैक्ट। सो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। 650-655 रेंज पे मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। सो स्टॉपलेस लगाइए 650 फ्यूचर्स पे, टारगेट रहेगा 625। उसके नीचे भी सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 615 के लेवल्स भी एक बार स्लाइड होते हुए नजर आ सकता है। साइमल्टेनियसली अगर चाहे तो 640 पुट ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉपलेस रहेगा ऑप्शन में आपका ₹10.50 का। टारगेट है 22 से 26 रुपए के 2 टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, सिंजन में सेल और आपके पास एक विकल्प है 640 के पुट ऑप्शन का भी। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट्स पीडिलाइट इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स, जून फ्यूचर्स, इसको हम लॉन्ग करेंगे। एंड 3075 के आसपास इसमें हम ऐसे लगा के अगर इसको लॉन्ग करके कैरी करें फॉर अ डे और टू, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3165 तक का टारगेट रह सकता है। लीजिए भाई साहब, सेल बाय चल रहे हैं मामला। जतिन, गुड आफ्टरनून। जतिन, आपके रडार पे कौन सा है? बाय साइड का आइडिया है, कोई सेल रखे हुए है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि जब तक 24,460 का लेवल निफ्टी में नहीं टूटता है तब तक हम बाई साइड के अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। ये नजरिए के साथ हमें लगता है कि भारत फोर्ज में बाइंग की जा सकती है। 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन हुआ है एक रनअप के बाद और नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट स्विंग स्टार्ट हो रहा है। तो भारत फोर्ज में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1245 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 1325 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, भारत फौज 1271 पे आपका एक बाय कॉल है। चलिए, 2 बाय इकट्ठे आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है और 1271 पे बाय कॉल। अच्छा, अब चलते हैं आज की जो फंडामेंटल टीम है हमारी, उसमें आज हमारे साथ स्नेहा पोद्दार जी मौजूद हैं। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्नेहा जी, हालांकि हम रोज़ बरोज़ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में घिरे हुए हैं, बट स्टिल इस वक्त प्राइस वाइज क्या जस्टिफाई कर रही हैं आप पोस्ट इस अर्निंग सीजन? आपकी टॉप कॉल क्या है इस वक्त की?
गुड आफ्टरनून। तो मेरी टॉप कॉल में अभी कैम्स है, सो बेसिकली कैपिटल मार्केट थीम पे हम बुलिश है एंड उसमें CDSL में हमने ऑलरेडी लास्ट फ्यू डेज में अच्छी मोमेंटम देखी है और सिमिलरली अब कैम्स में वो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। सो कैम्स की अगर आप बात करें तो इसकी लास्ट अप्रैल मंथ की जो म्यूचुअल फंड की डेटा थी काफ़ी रोबस्ट डेटा थी। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ने एक न्यू पीक अचीव किया अप्रैल मंथ में और इवन SIP फ्लोज भी काफ़ी रोबस्ट थे। सो इन द नियर टर्म जब मार्केट में जो रिकवरी हमने देखी उसके साथ रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी मार्केट में रिटर्न हो रहा है, तो उसको नजर में रखते हुए कैम्स को मैं सजेस्ट करूंगी एंड इसमें आप टारगेट प्राइस 4750 का देख सकते हैं। लीजिए भाई, कैपिटल मार्केट्स वाले स्टॉक्स वाकई उससे जुड़े स्टॉक जो है, थीम जो है अपने आप में गजब कर रही है। कैम्स वो स्टॉक है जो स्नेहा जी को पसंद आ रहा है। स्नेहा जी, कुछ देर बाद मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को Q4 के रिजल्ट कैसे लगे बताऊंगा, आप बताना सही बताया कि नहीं बताया। और क्विकली रैप अप कर देता हूं इस समय के प्रिफर्ड पिक्स। गाबा सर बेचने के मूड से आए, SBI लाइव बेचा। मानस ने फेडरल बैंक में एक बाय साइड का आइडिया रखा है, फेडरल बैंक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है भाई। सोनी जी ने सिंजीन को बेचने की बात करी और चाहे तो 640 का पुट लिया जा सकता है, तो इधर वे चाहे तो ये कॉल है, अदरवाइज 640 का पुट है। रचना जी कह रही हैं पिडिलाइट पे दाव लगाया जा सकता है, खरीदारी करने का कॉल है वहाँ पे 3100 के स्टॉप के साथ। जतिन कह रहे हैं जब तक 460 वायलेट नहीं होता निफ्टी में तब तक वो और उनकी टीम तो बाय साइड पे फोकस करेंगे। तो भारत फोर्ज वो प्रेफर्ड आइडिया 1245 के स्टॉप के साथ खरीदने का मन। और अभी भी बात हुई थी, स्नेहा जी कह रही हैं कि कैम्स लंबी अवधि में, खास तौर पे अप्रैल का जिस तरह का MF डेटा आया था, म्यूचुअल फंड का डेटा, उसको देखते हुए लग रहा है बढ़िया टेलविंड्स हैं। ये अब वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करेगा इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में। गाबा सर, ये सेंसेक्स पे ट्रेड लेना शुरू करा, नहीं लेना शुरू करा आपने? आपका आवाज नहीं है, क्रैक हुआ साउंड क्रैक हुआ। हाँ, साउंड क्रैक हुआ। ये अच्छा, ये बताओ, BSE पे ट्रेड लेना, सेंसेक्स पे ट्रेड लेते हो आप, नहीं लेते आजकल, कि निफ्टी पे ही रिस्ट्रिक्ट करते हो? सिर्फ निफ्टी बैंक। क्यों? आपका डेटा तो आता है तो अब BSE से आता है, कोई भी लिस्टेड स्टॉक आपको मिलता नहीं, आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों नहीं लेते सेंसेक्स पे ट्रेड? ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जाता है, जो आता है मिलता है, तो उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी इजी होता है देखने में। पर एक्शन तो पिकअप हो रहा है सेंसेक्स। अच्छा ये बताओ, लॉजिक कहता है क्या एक्सपायरी सेंसेक्स की जब होती है ट्यूसडेज को तो वॉलेटिलिटी बहुत, इसका मतलब है कि अब पार्टिसिपेशन और हरकत ज्यादा यहाँ पे हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो हो रही है ट्यूसडे को वीजा वी थर्सडे को जब निफ्टी की होती है तो उसके सामने तो बहुत ज्यादा एक्सपायरी वॉलेटिलिटी हो रही है, यानी कि एक्शन यहाँ पिकअप हो रहा है। मेरा मतलब बोलने का, अगर नीचे ऊपर ज्यादा होता है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सिंपल। ऊपर जाता है तो बाय एंड से, नीचे आता है तो सेल एंड बाय, सिंपल है। अगर बहुत फ्लैट रहेगा तो फायदा ही नहीं है, उसमें लॉस होता है, टॉप लॉस। आज आपने निफ्टी बेचा था? मैंने आज नहीं, आज की बात नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? अलाउड, फंस गया था मामला क्या? अलाउड नहीं। अच्छा ये भी नहीं बताओगे, ठीक है। तो नहीं। मतलब ट्रेड वेड लिया किस साइड के लिए ये नहीं बताओगे आप, ऐसा? अलाउड नहीं, यस। ठीक बात है, पर डिस्क्लोजर देके तो बता सकते थे। नहीं नहीं, तो मैं, आपने देखा होगा कभी भी मैं डिस्क्लोजर देता हूं जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, वैसे मैं उन स्टॉक्स की बात ही नहीं करता कभी भी। आपने ध्यान दिया होगा, जो क्लाइंट्स को देता हूं वो भी नहीं देता हूं मैं। ठीक है, चलिए मान लिया। Sometimes you have to be very careful. स्नेहा जी, कैपिटल मार्केट थीम में आपने कैम्स का जिक्र करा, BSE नहीं। BSE कैसा लग रहा है आप लोग को मोतीलाल ओसवाल में? बहुत तगड़ा, मतलब गजब मल्टी बैगर है ये। देखिए BSE भी हमें बहुत पसंद है, बट BSE में अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड है और उसी एंगल से BSE में बोलूंगी कि आप इस लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करिए, नीचे आने दीजिए। ट्रिगर्स काफी है BSE में, अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर रहा है, NSE के भी आगे आने वाले दिनों में IPO से मोमेंटम बना रहेगा, पर ये लेवल्स कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेंसिव है। 90 का जो पीक चल रहा है करंट, वो थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो लेवल्स अच्छे रहेंगे अक्यूमुलेट करने के लिए।
ओके, BSE 2749 पे बात हुई थी, जैसे कि आशीष और मेरी, हम काफ़ी देर से बात भी कर रहे हैं, अच्छा मूव जनरेट करता हूँ BSE एट ऑल टाइम हाई, एक क्लियर कट बेनिफिशियरी रहेगा। मीनवाइल एक कॉल थी अभी अभी जो प्रकाश सर की, वो थी सेल SBI लाइफ। लेट्स ब्रिंग HDFC लाइफ, वो क्या करा जरा इसको देखते हैं। 759 पे ये SBI लाइफ से पहले रिट्रेस हो गया था, लेकिन आज एक डीप कट्स के साथ ओपनिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। बट क्या मैं इसे कंसिडर करूं टू फॉर ए लॉन्ग ट्रेड? अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि अभी 20 DMA को उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने ग्रिप नहीं किया। फेडरल बैंक की कॉल मानस ने ली थी, अब लेके आइए आप SRF। सुबह सुबह ये ट्रेड मैंने आशीष बैथी जी से लिया था। रचना जी, SRF को देखिएगा, और ये लगभग 15 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकला बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। एक बार प्लीज़ OI भी रखिएगा, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करे, इसके चांसेस लग रहे हैं आपको? आपका टेक इस वक्त SRF पर? जी, ये मोमेंटम के कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब एज अ सेक्टर में भी एक स्विंग की उम्मीद है। तो दिस काउंटर कुड आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग वेरी वेल। ये काउंटर अपसाइड पे 3100 की तरफ जा सकता है आने वाले टाइम में, और आज का जो लो है उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। कल उसने अच्छा स्विंग देके ऑलरेडी एक टर्न को कंफर्म करके दिया था बाय क्लोजिंग नियर द हाई ऑफ द डे। अब आज की जो लो है वो जब तक सपोर्ट के तौर पे बना रहेगा तो चांसेस विल रिमेन कि 3100 की तरफ फ्यूचर्स पे जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। SRF आज स्ट्रेंथ दिखाता हुआ सुबह से ही, अगर आप देखें जब ये ट्रेड पिक किया गया था, अच्छा मूव दिया इसने। और कौन कौन से काउंटर्स है जिन्होंने अच्छा मूव दिया, जरा प्लीज़ एक बार ग्रासिम लेके आइएगा। ग्रासिम ने आज अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूव को रीगेन किया, इसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया। बट आई थिंक अगर मैं बात करूँ ना स्ट्रेंथ की, तो 2 ही 3 स्पेस थे। पहले कल PSU बैंक्स थे, और एक थे कैपिटल मार्केट थीम, कुछ डिफेंस थे, और अभी कैपिटल मार्केट थीम पे रहूँगा, बट थोड़ी देर के लिए कमोडिटीज़ पे खिसकूँगा यहाँ पर। लुक एट MCX ने आज अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर्स को ऑलमोस्ट छुआ। जतिन, आपका टेक MCX पे क्या है? एक बार के लिए मुझे 66, 6500, 6700 पे अच्छी पोर्ट राइटिंग विजिबल भी है। आप कब तक कमिटेड रहेंगे लॉन्ग साइड पे? क्लाइंट से व्यू क्या शेयर किया है? और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर बस आपसे, कि अगर ये 6940 काट गया आपकी बार, तो क्या प्रोजेक्शन है आपका MCX पर? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट, कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। BSE हो, MCX हो, CDSL हो, सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने मिला है। तो आइडियली हमें 3 दिनों का जो लोस का है उसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो अपमूव है वो राइड करना है। इन पर्टिकुलर अगर जो ऑल टाइम हाई है 7049, जो MCX का ऑल टाइम हाई है, वो क्रॉस कर देता है, तो जो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है 7200, 7250 तक का एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आइडियली हम सजेशन यही दे रहे हैं कि अपने जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रेल करते रहिए, और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है जो अपमूव का है उसका एडवांटेज लीजिए। ओके, ये इंडेक्स, ये देखिए MCX भी BSE के साथ मूव कर रहा था। ये मानस, जब आप तो एडवाइजरी चलाते हो, आपके क्लाइंट पूछते होंगे मानस जी सेंसेक्स पे भी तो ट्रेड दो, ऑप्शन कौन सा, सेंसेक्स पे एक्सपायरी कहाँ होगी, क्या जवाब दिया आज के लिए? नहीं, मैंने एक्चुअली अभी तक सेंसेक्स में ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया। निफ्टी में मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देता हूँ, बट पूरा पैनल बना करता है, फिर ये सेंसेक्स पे BSE पे वॉल्यूम जा कैसे रहे? खैर, हॉर्मास को जोड़िए, वीरू ने एक टीजर दिया था बढ़िया सा। दरअसल आज 3 जून ना, कल 4 जून था होगा, और एग्जैक्टली 1 साल पहले 4 जून को ही वोटों की गिनती हुई थी लोकसभा चुनावों की, और PM मोदी और उनकी टीम को 3rd बार गवर्नेंस के लिए चुना गया। पिछले 1 साल की आज मैपिंग कर लेते हैं, पूरा 1 साल आज कंप्लीट होने आया। बाजार की चाल कैसी रही, कौन सी पॉकेट्स आउट परफॉर्म करी, कौन सी डिसअपॉइंट करके गई, सब डिटेल समझाने के लिए हॉर्मास फटकिया स्क्रीन्स पे नजर आ रहे हैं। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून भाई साहब, कैसा रहा पिछला 1 साल?
3 और 4 जून 2024 पिछले साल के सबसे एक्शन पैक्ड सत्रों में से 2 ऐसे सत्र थे जहां पर बाजार एग्जिट पोल्स और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। जिस दिन एग्जिट पोल्स के नतीजे आए थे उस वक्त निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सभी में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने मिली थी। पीएसयू इंडेक्स यानी कि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स जो है वो 8% की तेजी के साथ बंद हुआ था। मगर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और यह पता चला कि बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे रह गई है, तब जितनी बढ़त हमें 3 जून को देखने मिली थी उससे दुगनी गिरावट हमें 4 जून को देखने मिली है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो पिछले जब पता चला बाजार को कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आएगी तो रिकवरी थोड़ी सी शुरू हुई, बाजार ने रिकॉर्ड हाइज लगाए और पिछले 7-8 महीनों की बिकवाली के बावजूद जो है निफ्टी ने 13% के रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप इंडेक्स ने 17 और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 15% के रिटर्न्स दिए हैं। मगर जिसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं वो है पीएसई इंडेक्स, जो कि सिर्फ 4.5% की तेजी पिछले 1 साल में देखने मिली है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी कंपनियों में हाल फिलहाल में काफी तेजी देखने मिली है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 5 कंपनियां ऐसी है जिसने 40 से 50% के बीच पे रिटर्न्स दिए हैं और 13 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अब वो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी की जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, जो नए एंट्रेंट्स है, बीईएल, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, इनका नाम इस लिस्ट में शुमार है। अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स इसमें एक नाम है, 20% की गिरावट पिछले 1 साल में देखने मिली है। और अगर हम बात करें मिड कैप्स की तो उसमें जो तेजी, उसमें एक नाम है पेटीएम, जो अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 56% नीचे है, मगर अगर उस वक्त आपने शेयर खरीदा होता 4 जून को तो आपको 160% के रिटर्न्स देखने मिले होते। मिड कैप्स के अंडर परफॉर्मर्स में वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक जैसे नाम शामिल है, जिसमें 30 से 50% की गिरावट देखने मिली है। मगर स्मॉल कैप्स के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो मैसगांव डॉक अगर मिड कैप्स में से एक गेनर था तो गार्डन रीच स्मॉल कैप्स में से एक गेनर है। जेनटेक, एमसीएक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तिगना हुआ है पिछले 1 साल में, इस तरह के रिटर्न्स देखने मिले हैं। और अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें स्मॉल कैप्स में तो बिरला सॉफ्ट, तेजस नेटवर्क्स, टीटागढ़, इन सबको किसी ना किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है पिछले 1 साल में। अब अगर सरकारी कंपनियों की बात करें तो वो ऐसी सरकारी कंपनियां जो 100, 200, 300% के रिटर्न्स दे रही थी, पिछले 1 साल में 10 से 20% के रिटर्न्स भी पार करने के लिए उन्हें मुश्किल हुई है। और अगर अंडर परफॉर्मर्स में अगर हम नजर डालें तो आईआरएफसी, आरईसी जो पिछले साल और 2024-23 के आउट परफॉर्मर्स थे, उनको अगर 11 से 14% की गिरावट पिछले 1 साल में देखने मिली है। तो बावजूद इसके कि ग्लोबल क्यूज बेहद निराशाजनक रहे हैं, बाजार ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में, मगर सरकारी कंपनियां अब ये सोच रही होंगी कि हम भी अपना हाथ ऊपर करें और कहे कि अपना टाइम वापस आएगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी पैमाइश का। और यकीन मानिए उस दिन से इस दिन तक बाजार का कन्विक्शन लौटाने में 2 शख्स जो थे ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था। आशीष, याद है आपको? 2 शख्स बहुत महत्वपूर्ण थे, बताइए क्या था? कम अगेन, फिर से पूछो आप। मैं सर में लिंक तैयार 4 जून से 4 जून 2024 से 4 जून 2025 के बीच में 2 शख्स जिन्होंने बहुत अहम रोल निभाया इस रिकवरी में, योगदान दिया था उन्होंने। 2 शख्स? हाँ, बताता हूँ मैं आपको। दिन था 4 जून का, वक्त था लगभग 1:10 के आसपास, नहीं 12:10 के आसपास। 2 शख्स जो आपके बगल वाले स्टूडियो में बैठे हुए थे, लाल रुमाल लगा के, उन्होंने अपना लाल रुमाल निकाल के फेंक दिया था। ओ भाई साहब, और बाद में हरे रुमाल के साथ लौटे थे। 21,281 दैट वाज द लिस्ट। ये रहे 2 शख्स। 21,281 का निफ्टी का .200 डे एक्सपोनेंशियल मिनल शुरू था और क्या खूबसूरत पुल बैक था। मैं इसी पे पैमाइश करता हूँ। अच्छा, क्या लौटी रंगत पीएसयू बैंक्स की डिफेंस की सबसे अच्छी अगर आप देखें ना तो पुल बैक रहा सबसे अच्छा। हालांकि ये ऑपरेशन सिंदूर ने इसमें बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। स्नेहा जी, आपका व्यू क्या है? अभी हॉर्मोज ने इस पूरे 1 साल की पैमाइश करी, उस दिन यकीन मानिए बाजार का कन्विक्शन थोड़ा कम हो गया था कि जब बीजेपी की सीट थोड़ी कम नजर आ रही थी, बट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उस वक्त जो डैमेज हुई थी स्पेस, जिसमें आपका पीएसयू बैंक्स थे, रेलवे था, डिफेंस था, सबसे ज़्यादा किसमें इमर्ज हुआ एक बार फिर से? देखिए उस समय सबसे ज़्यादा डैमेज जैसा आपने कहा बैंक्स और ओवरऑल डिफेंस एंड कैप गुड्स स्पेस में सबसे ज़्यादा हमने उस समय गिरावट देखी थी। और वापस से अगर आप देखोगे सब सेक्टर्स में वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इसके रीज़न यही है कि मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ इन क्षेत्रों में काम किया है। डिफेंस में बहुत ऑर्डर पे ऑर्डर अनाउंस हुए हैं, कैप गुड्स में भी
गवर्नमेंट की केपेक्स वापस से रिटर्न होती हुई दिखाई दे रही है। सो कैपगुड्स जो कि अभी तक इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम मिसिंग था, लास्ट 1 वीक से अगर हम देखेंगे तो इनमें वापस से एक नई उम्मीद जागी है। सो दो नतीजे इनके कैपगुड्स के उतने खास नहीं थे, मिक्स बैग ही थे। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो कई ऑर्डर्स अनाउंस होने स्टार्ट हो गए, आगे जाके आउटलुक काफी इंप्रूव हो रहा है। तो बीटन डाउन सेक्टर में एक आप कैपिटल गुड्स को कंसिडर कर सकते हैं। डिफेंस ऑलरेडी काफी चल चुका है और वहां पे वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है। सो डिफेंस इस समय नहीं रिकमेंड कर सकते, बट कैपिटल गुड्स एंड बैंकिंग स्पेस दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, डिफेंस बहुत चल चुका है, बहुत तगड़ा मोमेंटम ऑलरेडी देख चुके हैं हम। कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस अट्रैक्टिव, वो जीडीपी के आंकड़े भी अपन बार बार रह रह के बातचीत कर रहे हैं। आज सीधा सौदा में भी बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैपिटल फॉर्मेशन खासतौर पे गवर्नमेंट केपेक्स में तगड़ा टूल है। तो ये अच्छी खबर है कैपिटल गुड्स। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ो ना, फिर खुद ही आप बता दो स्टॉक कौन से। देखिए कैपिटल गुड्स में बेस्ट पिक एल&टी है। एल&टी ने इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी दिया था डिफेंस को लेके, उसे $multi-billion अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी है इस फील्ड से। सो और प्लस अगर आप मिडिल ईस्ट से देखोगे तो ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है और डोमेस्टिक में भी पिकअप हो रहा है। तो एल&टी एक टॉप पिक है। अदरवाइज हम क्यूमिन्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्यूमिन्स, किर्लोस्कर ऑयल, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप होने से काफी इनके रेवेन्यू को बूस्ट मिल रहा है। सो क्यूमिन्स और किर्लोस्कर ऑयल को भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, एल&टी, कमिंस, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये हैं केपेक्स रिलेटेड, कैपिटल गुड्स रिलेटेड प्रिफर्ड पिक्स मोतीलाल ओसवाल की। सावंत साहब जुड़ रहे हैं, प्रशांत सावंत जी। प्रशांत जी, आपकी पिक पे हूं, उससे पहले एक बार एल&टी को मैप कर लें। आज एडजस्टमेंट है, वैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, 34 रुपए का। एल&टी का भाव दिखाइएगा। आज एक्स डिविडेंड था 34 का, तो ठीक है, लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सावंत साहब, थोड़ा सा पोजिशनली एल&टी कैसा प्लेस नजर आ रहा है? गुड आफ्टरनून आपको। आप जो बोल रहे हो मुझ तक पहुंच नहीं रहा है। अब आ रहा है, आया जी। ओके जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। एल&टी को अगर हम देखें तो थोड़ा एक स्ट्रांग रैली के बाद कूल डाउन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी करंट प्राइस जो है वो 3635 3635 के लेवल पे, जितना 3600 के नजदीक मिल जाए, 3600 के आसपास, मुझे लग रहा है एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक पोजिशनल अप्रोच जो आपने कहा, पोजिशनल अप्रोच 3550 3550 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजिशन बनानी चाहिए। यहां से मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 3725 3750 के जोन को छू सकते हैं। ये है लास्ट एंड टू व्यू, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन कैपिटल गुड्स प्ले, स्नेहा जी मानती है। अच्छा सावंत साहब, आपका प्रिफर्ड पिक, आपका टॉप कॉल इस समय का? तो यहाँ पे आशीष जी, मुझे लग रहा है कि जिंदल स्टील के पैटर्न को अगर हम देखें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के बाद 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है कल और आज। 20 डे में राइजिंग है, अब ऑफकोर्स प्राइस की वजह से। मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग जाने की मैं सलाह दूंगा। हम करीबन 947 947 पे ट्रेड कर रहे हैं। 934 934 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो 975 से लेकर 980 980 का होगा। लीजिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड सिलेक्टिवली मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं। जेएसपीएल सावंत साहब की इस समय की प्रिफर्ड पिक। अच्छा, 4 का चौका का टीजर देते तो ताकि समय रहे एक्सपर्ट्स के पास अपने अपने स्टॉक चुनने का। आज का सस्ता ऑप्शन, सोनी जी तैयार करो, आपके पास आएंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी, आप तैयार करो एक वायदा बाजार का आपका प्रिफर्ड आइडिया। चार्ट का चमत्कार के लिए लखनऊ जाएंगे मानस के पास, और मिड कैप फंडा के लिए महेश जोशी जुड़ने वाले हैं। अरे जुड़ गए महेश जी, गुड आफ्टरनून, आ रहा हूं आपके पास। एक पिक विक लाए हो, अभी देना चाहोगे या फिर? अच्छा चलो, मिड कैप फंडा में तो महेश जी कहीं एक ही लेके आए तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, मैं वेट करता हूं। टाटा मोटर्स का अपडेट आता हो भाई, हैरियर ईवी का लॉन्च, वो इमेजेस आ रही हो दिखाइएगा। 627 किलोमीटर की रेंज, थोड़ा सा और खींच देते तो एक बार में भोपाल पहुंच जाता मैं यहाँ से। अभी मुश्किल है थोड़ा सा, लास्ट माइल वीरू कनेक्टिविटी रह जाती है। भोपाल 700 कुछ पड़ता है। रजनी कितनी दूर है आप मुझसे?
हेलो रचना जी कितनी दूर हो आप मुझसे? जी 700-750 किलोमीटर दूर है रचना जी मुझसे, तो हैरियर एक बार में ले नहीं जाएगा वीरू। नहीं, मैं बताऊं, यकीन मानिए, मैं पिछले 2 साल से हैरियर के पेट्रोल वर्जन का इंतजार कर रहा था। मिला नहीं, वरना अपन ने हैरियर ली होती है। मतलब मिला नहीं, मतलब लेकिन मैं पेट्रोल में आती नहीं ना, हैरियर पेट्रोल नहीं है तो ना। आप इंतजार क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि लेके आएंगे। हाँ, लग रहा था लेके आएंगे, लेकिन नहीं लाया अल्टीमेटली। तो डीजल ने क्या ईवी प्रॉब्लम? तो नहीं ले पाएंगे। नहीं, डीजल दिल्ली एनसीआर में बहुत दिक्कत है आशीष। दिल्ली हाँ यार, वो ऑड इवन और ये और वो सब फंसेगा मामला दिवाली के वक्त। हाँ, तो बट ठीक है, ईवी लाया, बट मेरे ख्याल से 637 आई थिंक टॉप मोस्ट एवरेज है ना यहाँ पे ईवी में। इट्स गुड मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, उत्तराखंड मिड तक, उत्तराखंड मिड कवर हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड मिड, इंदौर, मैं भी इंदौर तो पहुंच जाऊंगा। मैं जा रहा था इस बार, तो कई जगह चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल थे। आप कई रेस्टोरेंट्स पे आप रुकते हैं ना, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, तो हमारा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से हाँ, वो तो सॉलिड हो रहा है। और महाराष्ट्र में अब पता है वीरू, अपन आपको याद है, अपन वर्ली से कहीं भी जाते हैं तो वो ब्रिज क्रॉस करो तो 100 रुपए का टोल लग जाता है। रोज के आने जाने में 200 रुपए खर्च होते हैं। ईवीज के लिए पॉलिसी कहती है कि अब वो टोल वोल नाके जितने हैं ना, उसमें ईवीज फ्री में जाएंगी भैया, तो वो एडिट सेविंग है। हमारे एक और चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें आपको एक ड्राइव चलानी पड़ेगी भाई, कि आप पार्किंग में, बेसमेंट्स में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेगा। अब मान लो 100 में से 5 लोग लेके आए ईवी गाड़ी, तो उनके लिए अपनी पार्किंग में, स्लॉट में, वहाँ चार्जिंग पॉइंट डेवलप करना बहुत मुश्किल है। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहीं, तो मेरे ख्याल से अपने पार्किंग में भी सिस्टम होना चाहिए। टाटा पावर के साथ सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी में टाटा पावर के साथ टाई अप है। टाटा पावर ने जो गेस्ट पार्किंग स्लॉट्स हैं उनको 4-5 ले लिए हैं, वहाँ पे उनका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। आप अपनी गाड़ी जाइए, अपना ऐप के थ्रू और गाड़ी चार्ज कर लीजिए, तो वो लग चुके हैं बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज में। मुंबई में तो ये हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हाँ, सोसाइटी में रहने वालों को अपना लगाना तो मुश्किल काम है। हाँ, अपना लगाना। पर डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं आप लोग एक ही चीज में खो गए हो, मामला गड़बड़। अच्छा, ये जब टाटा मोटर की इतनी चर्चा हो गई है तो चार्ट चेक ही कर लिया जाए। रचना जी आप ही कर दो चार्ट चेक। जी, टाटा मोटर्स के चार्ट की हम बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग इन अराउंड 700 रुपीज ऑफ प्राइस, एंड यहाँ पे सिचुएशन अपीयर्स टू बी क्वाइट न्यूट्रल। अगर ये पॉजिटिव होगा तो 720 के ऊपर होगा। जब तक ये 720 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें मोमेंटम बनने के चांसेस कम है। नेवरदलेस 690 का एक सपोर्ट है, वो जब तक होल्ड करेगा तो चांसेस रहेंगे कि इसमें मोमेंटम, आज नहीं तो कल जैसे मार्केट थोड़ा मोमेंटम में आती है, तो इसमें भी मोमेंटम बन जाए। गावा सर, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरा ऐसा मतलब है कि लंदन में तो बोलते हैं अगर आप ईवी लो, जो टैक्स भरना हो तो ईवी लो, तो टैक्स में रिबेट मिल जाता है। अपने यहाँ भी होना चाहिए। मैं कल मतलब ईवी खरीदो तो टैक्स में रिबेट मिलता है। सॉरी, आपको आवाज नहीं आया। टैक्स भरने अच्छा है कि ईवी ले लें। हाँ। दूसरा, आपने टोल की बात की, तो खाली नंबर प्लेट चलाने से चल जाएगा क्या? ग्रीन कलर का लगा के देखो, आप क्या पता, पर आपकी गाड़ी धुआं मारती हुई जाएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए भाई आगे बढ़ा जाए, नहीं तो अभी डायरेक्टर साहब भड़क जाएंगे। क्या चल रहा है की बारी है, उसके बाद चलेंगे चार का चौका के पिक्स पे। क्या चल रहा के लिए विवेक और कंचन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स चल रहा है, तो कंचन से जान लेते हैं भाई यूएसएल में दमखम क्यों नजर आ रहा है। कंचन, क्या चल रहा है? जी, बेसिकली यहाँ पे जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई और यहाँ पे इसने इसको अपग्रेड कर दिया है। जो टारगेट इस टाइम पे दिए गए हैं वो भी यहाँ पे अपग्रेडेड टारगेट हमें देखने को मिले हैं। जेपी मॉर्गन बेसिकली जब से कंपनी के नतीजे आए हैं वहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ आउटलुक को लेकर जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि अच्छे खासे नंबर्स हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो वहाँ पे एबिटा जो है वो 3% तक बढ़ाया गया है। अनुमान जो है फिस्कल ईयर 27 तक ये हमें देखने को मिल सकता है करीब करीब
7% बढ़ा हुआ। यही नहीं बल्कि जो उनका प्रेस्टीज सेगमेंट है और उससे ऊपर के जो सेगमेंट है वहाँ पे जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है। पॉलिसी सपोर्ट से कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। हमने अभी रिसेंटली देखा कि जो आंध्र प्रदेश का मार्केट खुला है उससे कंपनी को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिली है। यही नहीं बल्कि जो यूपी में रिटेल आउटलेट है उसमें हमें अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पे अच्छे खासा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर झारखंड की बात करी जाए तो वहां पे भी रिटेल लिकर सेल्स का जो प्राइवेटाइजेशन है उससे भी कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। यानी कि जिस्ट ऑफ द स्टोरी जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा शानदार है। और अगर हम पिछले कुछ सालों की ट्रेजेक्ट्री भी देखें यूएसएल की तो वहां पे भी नंबर्स के लिहाज से काफी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली है। चाहे आप बात कर लीजिए कंपनी के प्रॉफिट की या आप बात कर लीजिए कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट की, तो नंबर्स हमें दोनों ही जगह पे काफी अच्छे और शानदार दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, मार्च 2021 से लेके मार्च 2025 तक ये नंबर्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जेपी मॉर्गन ने पहले 1415 के टारगेट्स थे बढ़ा के 1760 कर दिए। अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी, मार्जिन्स में एक्सपेंशन। मार्जिन तो खैर धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रहे हैं क्योंकि प्रेस्टीज एंड अबव की तरफ शिफ्ट कर गए हैं ये लोग, तो धीरे धीरे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। जेपी मॉर्गन कह रहा है ये एग्रेसिव आज अभी भी तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। मयूरेश, आप इत्तेफाक रखते हैं कि यूएसएल में आगे तूल मोमेंटम पकड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल आशीष जी। आई थिंक अल्को बेवरेजेस एज अ स्पेस में हम मार्केट्स विद इंडिया में काफी बुलिश है। हमारी जो टॉप पिक है ऑब्वियसली राडेको खैतान है, फॉलोड बाय यूएसएल। जो एफटीए अनाउंस हुआ है, क्या वहां से ब्रांडेड लिकर यहाँ पे आएगी सस्ते दामों में, बट यूएसएल के पास एक बहुत बड़ी बुटीक है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। दूसरा, आई थिंक इनपुट कॉस्ट जनरली फॉर द इंडस्ट्री, ईएनए हो, मोलासिस हो, ग्लास प्राइसेस हो, ये काफी रीजनेबल हो गए हैं। और जो प्रीमियमाइजेशन का पूरा ट्रेंड और तड़का है, आप देखिए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वो स्कॉच हो, सिंगल मॉल्ट हो, वो आई थिंक इंडिया से ही निकल रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो मुझे लगता है आई थिंक ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो, पॉजिटिव रहेंगे इस स्पेस के ऊपर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, दूसरा है सन फार्मास्यूटिकल्स। विवेक, क्या चल रहा है भाई, क्यों रडार पे आया आपने? सूत्रों के अनुसार सन फार्मा का जो सबसे बड़ा फैसिलिटी हलोल, उसमें आज यूएसएफडीए का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू हुआ है। हमने सन फार्मा से कंफर्म किया, सन फार्मा ने हमें कहा कि एज अ पॉलिसी वो शेड्यूल ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस पे कमेंट नहीं करते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है सन फार्मा के लिए। और हम समझते हैं कि सन फार्मा का इसका हिस्ट्री जो है एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि सन फार्मा का मई 2022 में इंस्पेक्शन हुआ था, जिसके बाद सन फार्मा ने इंस्पेक्शन को पास नहीं किया था एंड इनफैक्ट यूएसएफडीए ने सन फार्मा को वार्निंग लेटर दिया था, जिसके बाद फैसिलिटी करंटली अंडर इंपोर्ट अलर्ट है। तो करंटली सन फार्मा को कोई नए अप्रूवल नहीं आ रहे हैं हलोल फैसिलिटी से। इनफैक्ट Q4 एंड ऑफ FY25 में कंपनी ने एनालिस्ट को कॉल में बोला था कि जितने रेमेडिएशन एफर्ट्स हैं, जितने भी खर्चे करके कंपनी को ठीक करने थे, वो सब कर चुके हैं। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने यूएसएफडीए को इनवाइट किया है इंस्पेक्शन के लिए। कंपनी ने ये भी कहा कि यूएसएफडीए एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगा, जो हमारे सूत्रों के अनुसार आज शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे सन फार्मा का हलोल फैसिलिटी एक सबसे बड़ा फैसिलिटी है इनफैक्ट फॉर सन फार्मा, जिसमें मल्टीपल डोसेज फॉर्म्स होते हैं, इंजेक्टेबल फैसिलिटी है, ऑफ्थैल्मिक्स फैसिलिटी है, नेजल स्प्रेज बनाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे हार्मोन्स के भी ड्रग्स बनाता है। इनफैक्ट FY 2022 में सन फार्मा का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3% ये पर्टिकुलर फैसिलिटी से आया था, जबकि ये काफ़ी कम हो चुका है। पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, बट कई सारे रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण इसका जो कंट्रीब्यूशन है कम होते जा रहा है। बट सन फार्मा के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है और आगे देखना ज़रूरी है कि सन फार्मा ये पर्टिकुलर इंस्पेक्शन पास होता है क्या यूएसएफडीए की तरफ से। चलिए भैया, सरप्राइज इंस्पेक्शन होना था। विवेक कह रहे हैं कि वो इंस्पेक्शन की आज से शुरुआत हो गई। यूएसएफडीए हलोल प्लांट को इस समय इंस्पेक्ट करता हुआ, सन फार्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट। तो जतिन, चार्ट आप रेडी रखना। तो कंसर्न्स तो वे कर रहे हैं, हालांकि नॉट नेसेसरी कि प्लांट के लिए कुछ दिक्कत आएगी, कोई गाज गिरेगी, पर यू नेवर नो। यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हमेशा थोड़ा सा कंसर्निंग रहता ही रहता है। जतिन, चार्ट्स पे स्टॉक कैसा प्लेस्ड आज? ठीक है, सबड्यूट सा, ऐसा कोई दिक्कत वाला दिखता नहीं है मामला।
देखिए ओवरऑल अगर जो इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो एक रेंज बाउंड प्राइस का ही नजरिया देखने को मिल रहा है। जो सपोर्ट है वो 1600 के करीब आ रहा है और ऊपर में 1700 1725 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में पिछले 3 या 4 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो कोई क्लियर डायरेक्शनल मूव तो नहीं है, लेकिन रेंज बाउंड ही है सन फार्मा। तो आगे जाते हुए जब तक 1600 का लेवल नहीं टूटता है डिसाइसिवली, तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये रेंज बाउंड प्राइस एक्शन कंटिन्यू रह सकता है। सन फार्मास्यूटिकल, चलिए देखते हैं इस सरप्राइज इंस्पेक्शन का आउटकम क्या सामने आता है। अभी किसी का और सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, सिप्ला का मेरे ख्याल से। अभी परसों जब अपन स्टॉक न्यूज में डिस्कस कर रहे थे, एक ऑब्जर्वेशन सिप्ला के उस सरप्राइज इंस्पेक्शन में आया था, परसों की कहानी है। खैर, मार्केट्स वही लैकलस्टर, निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ और बैंक निफ्टी भी 0.5% कमजोर। अपन चलते हैं 4 का चौका, जो टीजर दिया था, एक्सपर्ट्स ने कौन से स्टॉक चुने उसकी तरफ बढ़ा जाए। लाइए भाई, सबसे पहले सोनी जी को स्क्रीन पर आज का सस्ता ऑप्शन। सोनी मैम, कौन सा है? आशीष जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ फिनिक्स मिल्स पे। फिनिक्स लिमिटेड की 1650 कॉल ऑप्शन जून सीरीज की खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 38, पहला टारगेट है 17, उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन टुवर्ड्स 78 और 85 के 2 टारगेट्स और एक्स्ट्रा नजर आ सकते हैं। स्टॉक ने आज एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन ब्रेकआउट दिया है 1615 के ऊपर। टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है, स्पेशली 200 EMA काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पोजिशनली टुवर्ड्स 1700 1720 लेवल्स, करंट लेवल से अगर देखेंगे तो जा सकता है, और टुवर्ड्स 1620 1615 पे बहुत मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है। पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है टुवर्ड्स 1700 प्लस लेवल्स। तो यहाँ पे आप 1650 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिनिक्स मिल्स 1650 का कॉल लिया जा सकता है, तेजी करने का मन। आज का ये हो गया सस्ता ऑप्शन आइडिया। एफएनओ सुपरस्टार रचना मैम, कौन सा चुना आपने? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं फिलहाल ग्रेन्यूल्स के साथ जाऊंगी ऑन द शॉर्ट साइड, जो 525 पे ट्रेड करा फ्यूचर्स पे, जिसको हम 530 का एसएल लगाएंगे और इसमें टारगेट्स हो सकते हैं 520 के और 15 के। ओके, ग्रेन्यूल्स आपका शॉर्ट कॉल है, तो अब एक फार्मा का और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ यहाँ पे। खैर, शॉर्ट कॉल एट 525। मानस जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? ग्रीन जी, आई थिंक लॉरेंस लैब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो लॉरेंस लैब में खरीदारी करेंगे। 612 612 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 635 635 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 620 620 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। इसमें आपको 18 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ये आपका ट्रेड है लॉरस लैब। अगेन, आई मीन फार्मा में 2 स्टॉक्स अच्छे थे लोअर ट्रैजेक्टरीज में, लॉरस और ग्रेन्यूल्स। तो एक में बाय कॉल कंटिन्यू और एक में सेल कॉल। मयूरेश जी के पास चलते हैं आज का मिड का फंड समझने के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, हमें पारस डिफेंस काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स विद इंडिया में। 2-3 वजह। एक, आई थिंक जो तिमाही के नतीजे आए थे काफी शानदार थे, और टॉप लाइन हो, एबिटा परफॉर्मेंस हो, बॉटम लाइन ग्रोथ हो। और इसलिए अगर आप एनुअलाइज नंबर्स देखेंगे पारस डिफेंस के, जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है वो काफी शानदार रही है। 333 करोड़ की टॉप लाइन आई है। जो प्रॉफिट पूरे साल का आया है ये 65 करोड़ का आया है, विच इज ऑलमोस्ट डबल। और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ईपीएस में, जो पिछले वर्ष का ईपीएस था 8 रुपीज 80 पैसे के आसपास था। ये वर्ष का ईपीएस मार्च 25 का 16 रुपया 50 पैसे हो गया है। एंड स्पेसिफिकली इनका जो ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम वाला डिवीजन है, जो नाइट विजन, इंफ्रारेड लेंसेज, असेंबलीज बनाते हैं, इसकी EBIT मार्जिन काफी शानदार आई है। ऑर्डर बुक काफी तगड़ा है, मार्जिन का परफॉर्मेंस रह सकता है। और हमें लगता है, आई थिंक एज अ स्पेस में जो टेलविंड्स हैं स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये काफी बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बट इवन फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो मुझे लगता है पारस डिफेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट क्लाइंट्स को रिसर्च द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। पारस डिफेंस ये पसंद आ रहा है मयूरेश। फुल फ्रेम में डालिएगा मयूरेश को। आज बैकग्राउंड कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। कहाँ है मयूरेश का?
कहाँ हो आप? ये आशीष आज क्लाइंट मीटिंग्स के लिए गया था, तो आते आते लेट हो गया, तो आई एम सिटिंग एट द क्लाइंट्स प्लेस। अरे वाह, डेडिकेशन देखा आपने। क्लाइंट के साथ लंच भी हुआ है क्या वहीं पे? क्लाइंट ने खिलाया, यस। सही है। खैर, रैप अप कर रहा हूं। 4 का चौका जो था, सस्ता ऑप्शन सोनी जी के सौजन्य से फीनिक्स मिल 1650 का कॉल 38 के एसएल के साथ अपन राइड कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी की तरफ से था ग्रैनुअल्स इंडिया एक सेल रेको 530 के स्टॉप के साथ। मानस ने चार्ट के चमत्कार में लॉरस लैब्स, इसमें तेजी का कॉल दिया है। 612 का एसएल लगाइए और चाहे तो वैसे इसमें 620 का कॉल भी लिया जा सकता है। और मयूरेश अभी डिटेल में समझा रहे थे क्यों पारस डिफेंस उनको और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। ये हो गया आज का मिड कैप फंडा वीरू। चलिए, तो 4 का चौका कंप्लीट हो गया। इंडेक्स मोर और लेस वहीं पर है, तो ज़्यादा अगर आप देखें इंडेक्स पे फोकस नहीं करेंगे। अब माइट भी अगर मूव आना होगा तो अगले 15-20 मिनट में और आएगा। वो थोड़ा सा एक दो स्टॉक्स फ्यूचर्स जो आके वो एक थ्रस्ट जनरेट करते हैं। अब थोड़ी सी स्कैनिंग और एक बार कर लेते हैं 245-250 के आसपास की। लेके आइए ज़रा स्क्रीन पे एक बार प्लीज़ टाटा केमिकल, वो स्टॉक्स जो कि कल के पर्सपेक्टिव से अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। याद रखिएगा, एसआरएफ पे इसी कार्यक्रम में डिस्कशन हुआ था एक। टाटा केमिकल फाइनली एक ऐसा सेंस दे रहा है कि ये 100 EMA के ऊपर सेटल होना चाहता है। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ 900 की पुट लेके आइए यहाँ पर, प्लीज़ 900 की पुट लेके आइएगा। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि इसके 900 की पुट थोड़ा सा अपनी तरफ कंसंट्रेशन खींचते हुए। रचना जी, आपको लग रहा है चांसेस, एक सेक्टर में स्विंग आ रहा है? ये देखिए ओवाई पुट, हालांकि ओवाई कम हुआ है यहाँ पर और 5 रुपये प्रीमियम भी कम हुआ। 9.5 लाख पुट खड़ी है यहाँ पर। आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक 30-40 रुपये का स्विंग, एटलीस्ट 37 रुपये का स्विंग ड्यू है टुवर्ड्स 200 EMA टाटा केमिकल पे? आपका टेक? जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा स्विंग आ सकता है अपसाइड, और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके ये 2 दिन से मूव कर रहा है और यहाँ पे फॉलो थ्रू बनने के बढ़िया चांसेस है। जो इस काउंटर को अभी वो 900 के करीब है, 940 और इवन 960 की तरफ आने वाले 2 वीक्स के अंदर ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा केमिकल अच्छा करता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि क्रैक हो रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है, उसमें प्लीज़ एक बार रखिएगा आप। NHPC ये आज बैकफुट पे आ गया, थोड़ा सा पेन यहाँ पर है। कोल इंडिया लेके आइएगा, कोल इंडिया बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। आइनॉक्स विन को रखिएगा स्क्रीन पे, 20 EMA की रेंज इसने तोड़ी। और पावर स्पेस में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक था, और पूरे आप ये समझिएगा कि मार्च, अप्रैल, मई, टिल मई जिस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया था वो था पावर स्पेस से CSC। एक बार आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पे? सौमिल, कैसे अप्रोच करेंगे आप CSC को? 20 EMA टूटा बट टेकिंग सपोर्ट एट 200 and 100 मोर और लेस। क्या ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, राजेश जी से प्रश्न कर देते हैं, ये क्या कहते हैं, मानस जी से प्रश्न कर देते हैं। मानस जी, 20 EMA का जोन टूटा, डिसाइसिवली टूटा, और अब ऑलमोस्ट 50 EMA को स्ट्राइक करता हुआ, क्या व्यू है आपका इस पे? देखिए, व्यू थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। वीकली चार्ट पे बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। आई थिंक 200-day मूविंग एवरेज जो कि 158 है, वो टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 158 को ब्रेक करके 153 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी केवल 166 के ऊपर करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करें। पहले सौमिल, फिर राजे। ये क्या सुबह का पन्ना खुल गया था गलती से क्या? वही एग्जैक्टली वही हुआ था। जब आप डिस्कशन कर रहे थे ना, तो मैं नोट्स बना रहा था कुछ कि कौन से काउंटर में क्या हो रहा है, तो गलती से 2 की बजाय 9 बजे का वो पन्ना खुल गया। तो मैंने नीचे से पहले सौमिल छोड़ा, फिर राजेश पालवे जी थे एक्सिस सिक्योरिटीज से, फिर उसके बाद मानस थे। तो अल्टीमेटली लगी गया, तुक्का चलो बच गए। मानस कम से कम ओवरलैप में थे, तो फिर तो 5-6 नाम निकाल देते वीरू आज। नहीं, अब पेज सही निकाल लिया मैंने, ऐसी बात नहीं है, पेज सही निकाल लिया मैंने। अच्छा, इस बीच एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी सर जुड़ रहे हैं। नवीन सर के पास जाता हूँ अभी 2 मिनट में, पहले जरा मिताली के पास चला जाए। दरअसल
भारत में एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ने की गुंजाइश है। आयोनिक वेल्थ, एंजल वन का एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है क्या है आयोनिक वेल्थ? उनका सेगमेंट है, उनका सेगमेंट है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईज भारत में अपना तवज्जो बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों मान रहा है ये? अब तक तो माल बेचे ही चले जा रहे हैं ये लोग। लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी लग रही है इंडिया की। क्या है कहानी पूरी? तो पिछले कुछ समय से हमने देखा कि एफआईएस की भारत में बिकवाली का दौर शुरू है, लेकिन एक तरफ जहाँ इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना हम देखें तो एक्सपोजर 30% है, वही इंडिया का ये जो एक्सपोजर है 18.8% तक सीमित है। मतलब लुकिंग एट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, एंजल वन का कहना है कि हमारे पास और ज़्यादा पोटेंशियल है एफआईएस को अकोमोडेट करने का। फिलहाल एफआईएस का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है उस पर नज़र डालें तो चाइना में अभी 4.3% है, इंडिया में 18.8%, इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना देखें तो 30% है, जापान में 31.8%। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखें तो ब्राज़ील इज़ द लीडिंग फैक्टर, 58.2% का एफआईएस का एक्सपोजर है यहाँ पे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों एफआईएस भारत फिर से लौटेंगे? तो कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईएस अब दोबारा अपना इंडियन पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। निफ्टी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट्स अब रिकॉर्ड हाई पर नजर आ रहा है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक से उनका जो एक्सपोजर है वो कम हुआ है, लेकिन अब उनका जो रुझान है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेटा देखिए हिस्टोरिकली तो 2001 में सिर्फ 20% एफआईएस का पैसा टॉप कंपनीज में था, वो अब बढ़कर 80% में आ गया है। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स का हम निवेश देखें तो 2015 में सिर्फ 80% का जो एक्सपोजर था वो घट गया है। 2025 मार्च का ये डेटा बताता है कि 76.8% ही रह गया है। तो क्या वजह है एफआईएस के आने और जाने की? तो रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईएस का इन्वेस्टमेंट्स कभी भी मार्केट फंडामेंटल से ज़्यादा जो इंडियन रुपी का डॉलर के साथ मूवमेंट है उस पर ज़्यादा टिकता है। जब रुपया गिरता है तो शॉर्ट पीरियड के लिए एफआईएस की सेलिंग ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो भारत के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ, फेयर वैल्यूएशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एफआईएस की फेवरेट थीम्स की अगर मैं बात करूं तो केमिकल्स, ईएमएस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही सेक्टर जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है वो एफआईएस की स्ट्रॉन्ग थीम्स में से शामिल है। क्वार्टरली हम देखें तो दिसंबर से मार्च में जो रुझान दिखा वो सबसे ज़्यादा केमिकल में दिखा, फिर टेलीकॉम, एनबीएफसी नॉन लेंडिंग वाला सेगमेंट, फिर इंश्योरेंस और एनबीएफसी लेंडिंग में भी 0.7% की अच्छी खासी ग्रोथ का एक्सपोजर दिखा है। ईयर ऑन ईयर हम बात करें तो यहाँ पे एनबीएफसी नॉन लेंडिंग फिर से 4% के साथ, इसके अलावा ईएमएस में 2.2%, टेलीकॉम भी है, रियल एस्टेट और इंफ्रा। तो ओवरऑल देखें तो एफआईएस की जो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म स्टोरी तो खैर इंटैक्ट ही है। आज भी निफ्टी में लगा दो लंबी अवधि तो गारंटीड है, पैसा बनेगा ही बनेगा। पर नवीन सर, लॉन्ग टर्म अपनी जगह, अभी की ताज़ा तस्वीर क्या है? क्योंकि ईयर टिल डेट निफ्टी ने 4% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। हाल फिलहाल मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, एफआईएस के फ्लोज अटक गए हैं। आप कैसे देख रहे हो तस्वीर? कैसा लग रहा है इंडियन मार्केट नियर टर्म के लिए? कई लोग कह रहे थे इस कैलेंडर ईयर का सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा, वो दरों में कटौती वगैरह। तो ऐसा है क्या कि ये बैक एंडेड ग्रोथ वाला साल है, अभी ग्रोथ आनी बची है, या मामला फंस गया है? जहाँ तक इंडियन मार्केट का अभी ग्रोथ का सवाल है, वो मेरे को लग रहा है कि इस साल ग्रोथ तो ठीक रहेगा। लास्ट ईयर का जो बेस है वो काफी सॉफ्ट है। Q1 मुझे लग रहा है कि ग्रोथ लास्ट ईयर के बेस पे ठीक दिखेगा, Q2 का भी ग्रोथ ठीक दिखेगा। तो उस हिसाब से इस साल के जो निफ्टी रिटर्न्स है वो मुझे लगता है कि 10% के करीब निफ्टी में रिटर्न बन सकता है। और दूसरे हिसाब से अगर हम देखें कि अगर मार्केट में जो बाइंग सेलिंग की जो बिहेवियर है उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे डॉलर स्टेबल हो गया है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफआई की बाइंग आती रहेगी। और मोर इम्पोर्टेंटली ये हुआ कि जो हिसाब से लास्ट ईयर जो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ है वो काफी हद तक रुक गया और यहाँ पे मतलब वैल्यू भी लोगों को दिख रहा है। तो इस साल ब्रॉडली देखा जाए तो लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, एफआईएस की बाइंग आती हुई दिखा रही है, तो डबल डिजिट रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा है इस साल। जब आप कह रहे हो इस साल, मतलब एक कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं अपन लोग? सॉरी, आवाज कट गया था। नवीन सर, जब आप इस साल कह रहे हो तो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं अपन, 2025 की 10% के रिटर्न्स?
मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ कैलेंडर ईयर या आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर तक, मार्च तक, तो मोटा ठीक है, तो मतलब अभी 3-4% हो चुके हैं। आने वाला समय, आने वाली छमाई ज्यादा बेहतर होगी शायद इक्विटीज के लिहाज से, और समय तब अच्छा होगा क्योंकि भाव तो गुलाम है अर्निंग्स के। मतलब आप मान के चल रहे हो इंडिया इंक परफॉर्मेंस यहाँ से सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रहा होगा, ऐसा मान रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट अर्निंग्स का होता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल फैक्टर्स है, अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो वो होता है बीएफएसआई सेक्टर, वहां पे Q4 के हिसाब से Q1 में अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में हमें मार्जिन स्टेबलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी और पूरे साल में अर्निंग्स की ग्रोथ 12-13% की आ सकती है। तो उस हिसाब से मार्केट रिटर्न भी आप मान के चलिए कि वो ट्रैक करेंगे तो 10-12% का रिटर्न तो इजीली बन सकता है। अच्छा नवीन जी, बाजार ने एक और पिछले 4-5 दिन से या फिर 10 दिन से बिहेवियर दिखाया, वो है पीएसयू बैंक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, और बीते 10 दिन पीएसयू बैंक्स ने डोमिनेट किए अगेंस्ट प्राइवेट बैंक्स। ये डिफरेंशियल इन द प्राइस परफॉर्मेंस, इसका मूल कारण क्या नज़र आता है आपको? और अभी पीएसयूज में आपका इंटरेस्ट है क्या, पीएसयू बैंक्स में? इन जनरल अगर हम देखेंगे मार्केट में ओवरऑल जो सिचुएशन वो ये है कि ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो वो 8%, 10%, 11%, 12% यही नंबर्स दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये साल में 20-22% का ग्रोथ आएगा। तो अभी मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो दोनों फैक्टर देखने पड़ेंगे, ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा और वैल्यूएशन को भी देखना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम पीएसयूज को देखेंगे तो पीएसयूज में वैल्यूएशन कंफर्ट हमेशा रहता है, और अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा तो पीएसयू में रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। तो जैसे पीएसयूज 1-1.5 साल से मतलब ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किए, तो थोड़ा बहुत डीरेट भी हुए हैं। तो उस हिसाब से वहां पे थोड़ा बहुत आई वुड से कि रीअलोकेशन वापस हो रहा है। और इसके अलावा बाकी जो थीम्स थे पीएसयूज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और ये सारी चीजें भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से पीएसयूज बेनिफिशियरीज होने चाहिए और रिटर्न्स पीएसयू में बनने की संभावना काफी अच्छी है। वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि पीएसयूज में लोग अलोकेट करके कोशिश कर रहे हैं कि इस साल वहां पे मार्केट को बीट कर सकते हैं। ओके अच्छा ठीक है पीएसयूज पे, बट अगर मैं फाइनेंस स्पेस पे ही रहूँ तो लॉन लेंडिंग सेगमेंट में आपके तमाम ब्रोकिंग कंपनियाँ, आपके एक्सचेंजेस, आपके एएमसीज, आपके डिपॉजिटरीज, सब में स्ट्रॉन्ग मूव है। अभी आशीष और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में यही चर्चा कर रहे थे कि वीकली एक्सपायरी के दिन अगर इस प्रकार की वॉलेटिलिटी रही और बीएससी ऑप्शंस में अगर इस प्रकार का मूव रहा तो शायद अर्निंग्स को ड्राइव भी करे, और बाजार ने इस Q4 नंबर्स पे थोड़ा बहुत जो स्कोप ऑफ एरर था वो दे भी दिया। ठीक है भाई, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को कम कर दिया गया है, तो ठीक है वो एंजल वन के नंबर से विजिबल था, बाजार ने हाथों हाथ लिया भी उसको। क्या ये कैपिटल मार्केट थीम एक बार फिर अपने आप को किसी बड़े मूव के लिए प्रिपेयर कर रही है क्या नवीन जी? तो जहां तक कैपिटल मार्केट का थीम का सवाल है, वो स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पे अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज को देखें तो वहां पे वॉल्यूम्स का प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा ये स्पेस में प्राइसिंग के चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, राइट? तो ये स्पेस में मुझे लग रहा है कि कॉस्ट टू इनकम का प्रेशर ये साल बना रहेगा। इसके अलावा प्राइसिंग पे भी प्रेशर रहेगा। तो उस हिसाब से जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहां पे थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब असेट ओरिएंटेड कंपनीज है जैसे एएमसीज हो गए, वहां पे लग रहा है कि मुझे अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठीक रहेगी, क्योंकि मार्केट के लेवल्स ठीक हो चुके हैं, कंसिस्टेंटली वहां पे इनफ्लोज दिखे हैं, तो ईएम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। इसके अलावा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो का जो चैलेंजेस होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में थोड़ा सा कम होता है। तो उस हिसाब से वहां पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू ब्रोकिंग कंपनीज। इसके अलावा बाकी हम जो बेनिफिशियरीज है जैसे सीडीएसएल और वो कंपनीज है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट अपटिक रह सकता है ओवरऑल रेवेन्यूज का। बट ओवरऑल जहां जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग है और स्टेबिलिटी ऑफ असेट्स है, वहां पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रोकिंग कंपनीज पे थोड़ा सा मैं कम फोकस करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग और कॉस्ट का प्रेशर बना रहेगा। अच्छा नवीन सर, ये अब तो सबसे बड़ा इवेंट अपने सामने खड़ा है फ्राइडे को, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा। अब वो इन्फ्लेशन की ऑफ लेट चाल देख के कूल ऑफ जो इन्फ्लेशन है उसके बाद
25 बेसिस पॉइंट तो लार्जली शायद फैक्टर्ड इन है, पर उसके बाद से ऑफ लेट कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। कुछ लोग, एक तबका ये मानने लगा है कि शायद ग्रोथ को फर्दर पुश करने के लिए फ्रंट लोड कर दें, सीधे 50 बेसिस पॉइंट की तरफ आरबीआई या उसकी एमपीसी बढ़ सकता है। आप लोग किस तरफ टिल्ट कर रहे हो? आप किस कैंप को बिलोंग करते हो? जहां तक हमारा सवाल है, हमारा ब्रॉड व्यू यही है कि इस बार, इस साल मतलब, और थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो सिस्टम का जो लिक्विडिटी था वो करीब करीब 2 साल से सीरियस डेफिसिट में चल रहा था। तो वो चैलेंजेस काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। हमने रिसेंटली देखा कि मतलब सिस्टम का लिक्विडिटी थोड़ा सरप्लस में भी आया हुआ है। तो वो क्रिटिकल फैक्टर है। रेट्स 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसका ट्रांसमिशन में कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, वो उसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट कट आता है, लेकिन लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग रहेगी सिस्टम में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिटर्न्स मतलब ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो कोर सवाल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट का ही नहीं है, बट लिक्विडिटी मेंटेन करने का है, जिसके ऊपर आरबीआई का फोकस काफी ज्यादा है और वो बना रहेगा। शायद 50 बेसिस पॉइंट ना कट करे, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट कट करके लिक्विडिटी अच्छा मेंटेन करेगी, तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ इंप्रूवमेंट आने की संभावना ज्यादा रहेगी और वो फोकस आरबीआई का भी रहेगा। नवीन सर, ये शाम को कौन, पंजाब की बेंगलुरु? आप सवाल ही नहीं समझे। आईपीएल कौन जीत रहा है? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं तो न्यूट्रल हूँ इसके। क्योंकि मुंबई नहीं खेल रहा इसीलिए? दोनों टीम काफी अच्छे हैं, तो न्यूट्रल रहना बेहतर रहेगा। बोले दोनों तरफ मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है नवीन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पर लाइए, केतन जुड़ गया क्या? अहमदाबाद ले चलते हैं आपको। देश की नजर आज अहमदाबाद में टिकी है, जहां आईपीएल का वो महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाने वाला है। 7:30 बजे शाम को वो मैच का आगाज होगा। मूड माहौल देख ही रहे हैं, मूड माहौल स्क्रीन पे। केतन, क्या जलवे अहमदाबाद? केतन ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भेजी थी, खूब टैरिफ्स बढ़ गई हैं, होटल्स की फ्लाइट बड़ी महंगी हो गई हैं। केतन, माहौल कैसा है? देखिए, सबसे पहले आपको माहौल दिखाता हूं और रिपोर्ट कितनी यथार्थ है वो। देखिए, ये फैन है यहाँ पर, एक तरफ है बेंगलुरु, एक तरफ है पंजाब, और दोनों के बीच में अभी से यहाँ टक्कर शुरू हो गई है। आइए हम बात करते हैं, कौन जीतेगा आज? बाजी कौन? आरसीबी जीतेगा। पंजाब वाले कौन है? पंजाब क्यों जीतेगा? पंजाब क्योंकि देखिए, कोहली का जो परफॉर्मेंस है बेस्ट है। कोहली से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने जिस टीम में गया उसको फर्स्ट पावदान पे लाया, आज उस हिसाब से श्रेयस अय्यर के सेंचुरी के साथ साथ आज ये किंग्स आज पहली बार विनर बनेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है, बिकॉज ये मैच 18 साल में आरसीबी के लिए इस बार पहली बार बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है और फील्डिंग तो बहुत ही लाजवाब है। और इस बार जब विराट कोहली एबीडी विलियर्स के साथ कप उठाएगा तो पूरा स्टेडियम बिल्कुल। तो आज शाम 4:30 बजे यहाँ एंट्री शुरू हो जाएगी। 1 लाख से अधिक प्रेक्षक यहाँ ये मैच देखेंगे। 6 बजे शंकर महादेवन का देशभक्ति गीतों से भरा 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। तो ये आईपीएल अपने आप में खास रहेगा। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, लेकिन फैन का जलवा एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। फैंस तो आरसीबी के भरे हुए हैं भाई साहब वहां पे। पंजाब वाले ढूंढने नहीं मिल रहे थे, फाइनली मिल गए लकीली केतन को। लेकिन इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। जो भी जीतेगा पहली बार इन दोनों टीम्स में से आईपीएल जीत रहा होगा। पंजाब इससे पहले लूजिंग फाइनलिस्ट था 2014 का। बेंगलुरु लूजिंग फाइनलिस्ट रह चुका है 2009 का, 2011 का, 2016 का। दोनों ने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती है। तो जो जीतेगा वीरू पहली बार आईपीएल चैंपियनशिप जीत रहा होगा। और 2 खिलाड़ियों पे नजर रहेगी। हाँ। श्रेयस अय्यर क्या गजब खेला है ना, और कैप्टेंसी उनकी
कैप्टनसी उनकी। और हालांकि बहुत से लोगों का झुकाव इसलिए भी है क्योंकि बेंगलोर की टीम जो है ना, पिछले 4-5 साल में बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत संघर्ष किया, तो वो इसलिए जीता देखना चाहते हैं वो। पर ठीक है, जो जिस दिन अच्छा खेलेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि ये लिस्ट किसने बनाई, क्या डेट की लिस्ट क्या है, मंगलवार को कौन रखता है फाइनल मैच, है ना? नहीं था, नहीं, ये सब बदल गया। पहले तो फाइनल कोलकाता में खेलना था, वो शिफ्ट कर दिया अहमदाबाद में, और वो बीच में ना वो ऑपरेशन सिंदूर के चलते सब पोस्टपोन हो गया था, मामला डिले हो गया था, इसीलिए ये मंगलवार को फाइनल हो रहा है, वो भी कोलकाता से अहमदाबाद। और आज तो रेन के फोरकास्ट भी हैं, बारिश के, देखते हैं क्या होगा वहां पे। लेकिन रचना जी, अपना भोपाल तो नहीं है, जो है उसमें से कौन जीत रहा है? जी, दोनों की पास परफॉर्मेंस तो हिट रेट दोनों का सिमिलर है, पर मेरे हिसाब से लुकिंग एट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आरसीबी हैज एंड द रीसेंट परफॉर्मेंस एज वेल, मेरे हिसाब से आरसीबी शुड डू बेटर। बेंगलुरु, मयूरेश क्या अपडेट्स, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हाँ आशीष जी, आरसीबी, पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराया है, तो बस यही एक अफसोस वाली बात थी, नहीं तो आज अपन क्लियर था वर्डिक्ट। यस, अपना भी सुबह मैंने यही कहा था, बाकी अपने को किसी से लेना नहीं था, कोई भी जीते, अपने को हरा के आगे निकल गए, बस परफेक्ट, बस इसीलिए ये आई एग्री विद यू। गाबा सर आया हूं आपके पास। गाबा सर, किस तरफ टिल्ट है? मुझे पता नहीं, मैं चाहे तो मैं टॉस करता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये लूजिंग फाइनलिस्ट क्या होता है? मतलब लास्ट से सेकंड? लूजिंग फाइनलिस्ट लास्ट से क्यों? आगे से सेकंड हुआ ना। आगे से, क्योंकि मुझे याद है बचपन की, मेरे नाना जी बोलते थे लास्ट नहीं आना क्लास में, सेकंड लास्ट आएगा चलेगा, तो मुझे लगा शायद वो होगा लूजिंग फाइनलिस्ट। आंसर नहीं दिया, पूरी कहानी सुना दी। बेंगलुरु की पंजाब पूछा था मैंने। मैं टॉस कर लूं? मतलब न्यूट्रल है, सर की प्लेट ही स्क्रीन पे आ गई। एक नाम लेना था यार, चलिए न्यूट्रल। आपके भी क्लाइंट हैं दोनों तरफ? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं जब क्रिकेट खेला था बचपन में, फर्स्ट 3 बॉल्स के अंदर क्लीन बोल्ड होता था, उसके बाद कभी नहीं खेला। फर्स्ट बॉल 3 बॉल के क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टंप आउट। जवाब मेरे गाँव से पूरी कहानी घुमा दी, इससे क्या लेना? रचना जी, आप हमेशा छक्के चौके मारती थी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर भी जवाब दिया ना गाबा सर उन्होंने। मानस, आपका प्रेफर्ड? मैं तो पिक बोलने वाला था। खैर, इन दोनों टीम्स में से प्रेफर्ड पिक मानस। तो देखिए, आरसीबी पे आई थिंक ज्यादा चांसेस लगते हैं कि आरसीबी पर जीतेगा। यार ये तो बेंगलुरु की तरफ टिल्ट है। सावंत साहब गए नहीं देखने मैच? जी आशीष जी, बहुत ज्यादा ट्रैवल हो गया था रिसेंटली, और मेरा जो सपोर्ट है वो कम्प्लीटली पंजाब के साथ है। इसकी वजह बहुत सिंपल है, मैं बहुत एक बेसिक चीज फॉलो करता हूँ, यथा राजा तथा प्रजा, और यहाँ पे जो लीडरशिप है श्रेयस अय्यर बहुत स्ट्रांग है, और हालांकि वो पंजाब से खेल रहा है बट प्लेयर तो हमारे मुंबई का है, तो मेरा सपोर्ट फुल्ली पंजाब के साथ होगा। क्विकली एक सोनी जी के पास चला जाए। सोनी जी, आप ट्रैक कर, आपने देखा आईपीएल के मैचेस क्या? सोनी जी नहीं, आईपीएल और ट्रैक नहीं करते। तो एनीवेज, जीत किसकी जीत पे बैट करोगे अगर पैसा लगाना ही होता तो? आरसीबी। सब तो बेंगलुरु की तरफ ही टिल्ट है, एक सावंत साहब को छोड़ के। देखते हैं भाई। वीरू, आज शाम का प्लान क्या है? एक तो मंगलवार को मैच रख दिया आपने, एकदम सही कहा। कोई प्लान नहीं है आशीष, वही रोज का, थोड़ा देर टीवी खोल के देख लेंगे, बाकी फिर हाँ, अगर इंटरेस्ट हुआ कर रहा है मैच तो थोड़ी देर देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर सुबह देख लेंगे आके आउटकम क्या आया है ना। अपना भी ज्यादातर ऐसे ही रहता है। खैर, ऐसी समय निकला जा रहा है। मैं BTST STBT की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये तो अब जो होगा, अब कल सुबह इस पर अपन लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जो भी आउटकम आ रहा होगा। लाइए भाई BTST STBT का स्टिंग। और गाबा सर, क्या ट्रेड लेके जाना है? शॉर्ट और शॉर्ट बजाज फाइनेंस 9,000 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करा 9980 का, मतलब 20 रुपए का। नीचे लोअर लेवल सीरीज 9,000 है तो 8,900। यस, ओके। बजाज फाइनेंस सेल कॉल 8979 पे। मानस आपका ट्रेड? देखिए, कोई नया ट्रेड नहीं है वीरेन जी, मुश्किल है इस टाइम ट्रेड निकालना। तो जो मैंने लॉरेंस लैब वाला रिकमेंडेशन दिया था उसी के साथ जाएंगे, तो वहां पर 612 के स्टॉप लॉस से 635 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जो अपन ने 4 का चौका में भी डिस्कस करा था, वही प्रेफर्ड पिक है, इसी को कैरी कर लीजिए BTST के तौर पे।
रचना जी, आपका BTST या फिर STBT आइडिया क्या है? जी, मेरी तरफ से आरती इंडस्ट्रीज में शॉर्ट रहेगा। फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे आरतीज के, और हम 474 पे बैठे हैं। हम 478 का SL लगाएंगे। शॉर्ट साइड में हमारा टारगेट होगा 467। ओके, आरती इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे सेल कॉल है। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, सिंजन में कंटिन्यू करना चाहूंगी STBT सेम 650 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं 630 625 टारगेट्स के लिए। इंजन पे सेल कॉल आपका 640 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, अगर हम बजाज ऑटो के पैटर्न को देखें तो एक बहुत अच्छी रैली के बाद 20 डेमा पे इसने फर्स्ट डिप लिया हुआ है। नॉर्मली जो फर्स्ट डिप होता है वो स्ट्रांगली बाय होता है। आज का पैटर्न भी डिसेंट है, तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। 8,560-65 के जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 8,470, 8470, करीबन 1% की रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 8,750 से लेके 8,800, 8750-8800। ओके, बजाज ऑटो एक बार फिर से 2 निडेमा के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, बट क्लोज हम जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो शायद आप कहेंगे कि निफ्टी के लिए बहुत ही लोअर ट्रेजेक्टरीज में आ रहा है। अच्छा, इस प्राइस पे कोई अगर फंडामेंटल कॉल है तो उसको भी पूछ लेते हैं। मयूरेश जी, इस प्राइस पे आपको आज के प्राइस परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या ठीक लग रहा है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चेंज करने के लिए, मतलब जिसमें आपकी टेक्निकल टीम ने भी कुछ सजेस्ट किया हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है थिंक मेक मनी ऑर्गेनिक्स, ये शायद हमारी टेक्निकल टीम एक स्टॉक देख रही है। नंबर्स तो जोरदार आए ही आए थे, क्योंकि आई थिंक फर्टिलाइजर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट बिजनेस सेगमेंट व्हिच हैज डन एक्सेप्शनली वेल। बट ये जो नए प्लांट्स डाल रहे हैं, फंडामेंटली टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्लांट डाल रहे हैं, और उसकी वजह से आई थिंक जो आगे वाले नंबर्स ये भी अच्छे हो सकते हैं। जो टेक्निकल टीम ने पॉइंट आउट किया है कि कल की जो प्राइस एक्शन थी मेक मनी ऑर्गेनिक्स में, आई थिंक वो काफी सिग्निफिकेंट थी, और वो वॉल्यूम्स के साथ शायद 200 DA में उसने निकाला है और आज भी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। तो शायद प्योर मोमेंटम के हिसाब से मेक मनी ऑर्गेनिक्स कैन प्रॉब्लम। ओके, मेक मनी ऑर्गेनिक्स आपकी शॉर्ट टर्म कॉल है। मीनवाइल मैं आपको एक बता दूं, अब ट्रेड्स पूरे हो गए। आज डेरिवेटिव में पोजीशन लिमिट्स में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। दैट मीन्स सिंपली कोई ना स्टॉक बैन से बाहर ना फिर एंट्री का कैंडिडेट है। कोई, अगर आप देखें, स्ट्राइक नहीं हुई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए और एक चीज़ में और लेके आऊँगा स्क्रीन पे, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जो अंतिम दौर तक कायम रही, वो था हिंदुस्तान जिंक। BSE 2.5% ऊपर आज ऑल टाइम हाई पे, और प्रेस्टीज स्टेट्स 1590 पे आज डे हाई पे। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। और सुबह मेरी ख्याल से मेरी टीम में भी था आज। रचना जी, प्रेस्टीज स्टेट्स मेरी टीम में था क्या ये? हाँ था ये। आज मैं वो कल इसका एक चार्ट दिख रहा था, और वो जो एक इस चार्ट को आप 2 भागों में बांट सकते हैं क्लियरली। 7 जनवरी से पहले हम वो 12 नवंबर का लो 1510 1520 उस ट्रैजेक्टरी को हम बाइसेक्ट कर गए हैं। क्या हम मान के चलें कि इस स्टॉक ने अब एक मेजर सप्लाई जोन एब्जॉर्ब कर लिया है? अब यहाँ से किस तरफ ये स्टॉक जा रहा है? क्या 1690, क्या 710 की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर? जी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है अपर लेवल्स की, एंड 1600 प्लस की तो बात है ही, 1700 तक की बात है। इवन मीडियम टर्म के हिसाब से अगर कोई मल्टीपल मंथ्स भी होल्ड करेगा तो इवन मोर हायर देन दैट इज पॉसिबल, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जब तक ये 1500 के ऊपर है तब तक ये आगे और हमें फॉलो थ्रू दे सकते हैं ऑन द अपसाइड। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स और बहुत कन्विक्शन वाले चार्ट्स में एक हो गया आपका प्रेस्टीज स्टेट्स। आज सुबह हमने जिक्र किया था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1.5% ऊपर की तेज़ी के साथ आज स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। बट मैं थोड़ा सा इस क्लोजिंग पे कमेंट्स करना चाहूँगा, और मैं निफ्टी पर अभी भी उस बात पे व्यू, मतलब अपना बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बैठा हूँ कि इट्स अ सेल ऑन राइज, स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 24,780 और 820। अब देखिए डे लो पे आप, और आज आपने फाइनली इस क्लोज के साथ जो चीज़ सरेंडर कर दी वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 20 डे के नीचे आप क्लोज रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक ने अभी 10 डे नहीं तोड़ा है, तो वहाँ पे अभी कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं है, कोई भी अगर आप देखें सेल का व्यू नहीं है।
बट निफ्टी इज क्लियरली इन कंप्लीट प्रेशर। अच्छा, बातें हैं डेरिवेटिव्स की। कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, बट हाँ, अगर आपके पास निफ्टी का शॉर्ट है या फिर लॉन्ग पुट है तो रख सकते हैं आप, बट निफ्टी बैंक पे नहीं। एक निकाय ट्रेड सेटअप, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या कहते हैं। इस क्रम में 38 लॉन्ग्स और शॉर्ट जो है, आई थिंक हम मेरे ख्याल से मंगलवार, इट्स ओनली थर्ड सेशन ऑफ दिस सीरीज, 82 शॉर्ट और 79 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बहुत शार्प थी। शॉर्ट्स डेवलप हुए यहाँ पे 82, शॉर्ट कवरिंग बहुत कम, और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो थे, लॉन्ग्स थे, वो करीब आप सोचिए आज कंबाइन था। आई मीन कोई ऐसा कोई सेक्टर स्पेसिफिक मूव नहीं था आज। हिंदुस्तान जिंक, देन BSE, फेडरल बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, SRF, और शॉर्ट कवर था प्रेस्टीज स्टेट्स में जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिन द स्टेनलेस स्पिरिट्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, M6 एट जोन हाई, ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ी सी टर्बुलेंस थी इनिशियली, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। शॉर्टिंग कहाँ पे थी इस क्रम में? सबसे ऊपर था आपका येस बैंक। कल के मूव के बाद, आज ब्लॉक डील के बाद बैकफुट पे, कंप्लीटली सरेंडर। देन BHL, NHPC, इंडियन होटल्स, मैनकाइंड फार्मा, आज भी इस स्टॉक की धुलाई हुई। इंडियन होटल्स थोड़ा सा इसने नेगेटिवली सरप्राइज किया। बाकी अगर आप देखें तो आज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, इरिडा, ICICI Pru, IDFC फर्स्ट बैंक, अदानी पोर्ट्स, इन सभी काउंटर्स में पेन रहा। अच्छा, मैं अभी जब नीचे की तरफ स्टैट्स में कुछ मतलब वो स्टॉक्स जो कि कोलैप्स वाली टेंडेंसी लेके जा रहे हैं ना आज, उसमें एक कंप्लीट कोलैप्स है गोदरेज CP पे। आज नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत दिनों बाद, 18 मार्च के बाद ये नेगेटिव क्रॉसओवर देता हुआ। क्या करें डॉक्टर साहब, बताइएगा जरा प्लीज़ मेरे को। तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पर है, और गोदरेज CP में और कुछ काउंटर लाइए। CSC में कंप्लीट कोलैप्स, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में खुला था लेकिन फिर कोलैप्स हो गया। उसके बाद आप कोल इंडिया लेके आइए, ये भी आज बैकफुट पे 394 पे। आज OMC में प्रॉफिट टेकिंग थी, और बहुत दिनों बाद BPCL ने आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यकीन मानिए BPCL ने 17 मार्च से लेकर अब तक 20 डे माह कभी नहीं तोड़ा था। फाइनली आज 20 डे माह इसके नीचे ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। अब एक काम करिए, जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा सेक्टोरियल इंडिसेस लेके आइए और सेक्टोरियल इंडिसेस को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रेशर पॉइंट्स थे, मतलब वो सेक्टर्स जहाँ पे प्रेशर था। क्लियरली आज वो जो बास्केट थी ना, जिसने हमारा कॉन्फिडेंस हाई रखा हुआ था, जिसने हर कोलैप्स को संभाला, वो थे PSU बैंक्स। आज PSU बैंक्स बैकफुट पे थे। एक बार जरा प्लीज़ PSU बैंक्स लेके आइए। निफ्टी बैंक तो देखिए अभी भी इट्स हार्डली 10 डे माह, बट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आज कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया। हायर ट्रेजेक्ट्री से लगभग 100 पॉइंट फिसला। एक एक करके स्टॉक्स रखेंगे आज। एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सा बन रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अबाउट 800 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, लेकिन ये उधड़ा था जब आज प्रॉफिट टेकिंग हुई तो थोड़ा मायूस करके गए। आशीष अब बहुत अच्छे से आपको क्लोजिंग समझाएंगे क्योंकि खा पी के आ चुके हैं, अभी भी लंच किया उन्होंने यहाँ पे। अरे कहाँ से खा पी के आ गए भाई, 2 मिनट यहाँ खड़ा हुआ था। खैर आप क्लोजिंग दे रहे थे पहले क्विकली। दिक्कत भरा सेशन था आज, सेंसेक्स की एक्सपायरी और जैसे पिछले कई मंगलवार से हो रहा है, खूब वॉलेटाइल सेशन और इवेंचुअली वीकनेस ग्रिप करती हुई 3/4% दबाव। एक समय तो एकदम 500 के थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने आ गए थे, वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी लेकिन कमजोर। 530 के आसपास निफ्टी सेशन की समाप्ति करने की तैयारी कर रहा है। जो स्ट्रेंथ वाली पॉकेट थी, इसने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए निफ्टी बैंक ने आज। उसके बाद अब फाइनली 2/3% का दबाव, तो ऊपरी स्तरों से कुछ अच्छी खासी मुनाफा वसूली और IT पेन, दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स 2/3% दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। मिड कैप और स्मॉल कैप वो पॉकेट जो अब तक रेजिलिएंट थी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दबाव था। ब्रेथ थोड़ी सी डिटोरिएट हुई पिछले कई दिनों से, या तो 1:1 या एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ रही है, आज डिटोरिएटेड है। कह लीजिए 2:3 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। प्लीज एक बार सेक्टोरल हीट मैप क्विकली रख दीजिएगा स्क्रीन पे। तो इंपॉर्टेंट डिफेंस स्टॉक्स का जलवा बरकरार है, रियल्टी अच्छा कर रहा है। वैसे रेट सेंसिटिव अपने आप में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ रियल्टी, क्योंकि आज सरकारी बैंक वगैरह थोड़ा सा मुनाफा वसूली के दबाव में है। तो बैंक्स 2/3%, फाइनेंशियल्स 3/4% दबाव,
सरकारी बैंक 3/4% दबाव, ऑटोज 1/4 कमजोर, आईटी 2/3% का दबाव, एफएमसीजी कल अच्छा कर रहा था, आज आधे % की कमजोरी के साथ, मेटल्स फ्लैट हैं, फार्मास्यूटिकल फ्लैट है लार्जली, ऑयल एंड गैस क्योंकि ब्रेंट के भाव के चलते आज 1% के आसपास ही कमजोरी थी, और कैपिटल गुड्स मेरे ख्याल से इसमें एलएनटी के डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी 1% की कमजोरी। अब लेकर आइए प्लीज वो 50 निफ्टी के स्टॉक्स, उनकी चाल समझ लेते हैं। लार्जली सब पेन था, सिर्फ एक ही लाइन इन ग्रीन है, उसके सामने 6 लाइन लाल। ये दिखा रहा है बाजार का अपने आप में मूड। क्या चला वो बता देता हूं। ग्रासिम फंड रेजिंग का अपडेट, श्रीराम फाइनेंस अच्छा गेनर था, बजाज ऑटो और एमएनएम ऑटोज में, एमएनएम तो खैर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बजाज ऑटो कल के दबाव से आज पलटता हुआ नजर आया, और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज फिर भी फ्लैट इन ग्रीन क्लोज हुए। दबाव का अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में कमजोरी थी। कोल इंडिया 2% कमजोरी के साथ। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कोटक आपकी स्क्रीन पे, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब दबाव के साथ आज ट्रेड करते हुए नजर आए। आईटी, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस, दोनों पेन में नजर आए। तो प्राइवेट बैंक्स हो, आईटी हो, दोनों में पेन था। लार्सन एंड टूब्रो, भारती, ये सब हैवी वेट्स जो आज दबाव में कामकाज करते हुए नजर आए। तो दिक्कत तो थी स्क्रीन पे, क्रूशियल जंक्चर पे आके खड़े हुए हैं। निफ्टी थोड़ा सा पेन में। वीरू मज़ा नहीं आया आज के सेशन में, ले देखे दिक्कतें, मुनाफा वसूली का दबाव थोड़ा सा हावी हुआ, वो मंदड़िए ग्रिप बढ़ा रहे थे अपनी, एफआई का डेटा रह के कह रहा था, और इवेंचुअली आज एक्सपायरी पे वो पेन अनफोल्ड होता हुआ। आशीष, एफआईएस की रीडिंग बहुत अच्छी है, बीते 1 साल में उनकी रीडिंग बहुत अच्छी रही है, जिस दिशा में वो कैपिटलाइज करते हैं। 2 हफ्ते पहले एक दिन एकदम से सरप्राइज था, एफआई की सारी पोजीशनिंग बदल गई थी, उसके बाद से बाजार चल के नहीं दिया। ना जाने क्या कारण है, ना इसका आभास आपको है ना मेरे को है, बट हाँ उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया, और आज तो अच्छा किया होगा आशीष, क्योंकि 11 अप्रैल के बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम 11 अप्रैल के बाद आज हम 20 डे के नीचे क्लोज हुए हैं, यानी 9 मई को जो ना हो सका वो आज हुआ है, क्लोज बिलो 20 डे फॉर निफ्टी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो, है आशीष? लेकिन और वो हाँ है ना, वो कमजोरी तो करते करते क्लोजिंग की अलार्म बजा था। आमतौर पे 3:30 का अलार्म रहता है मेरे मोबाइल में एक्चुअली, क्योंकि तब और अब रिकॉर्ड करना होता है मुझे कल सुबह के लिए, सॉरी उसके लिए। खैर ये है मार्केट्स का मूड। ये अलार्म है कि कैब आ चुकी है, अब घर निकलना है, 3-4 तक घर पे पहुंचना है ना, ये वही है ना अलार्म। अपना बम्बई में का डिस्टेंस तो है ही नहीं, ट्रैफिक तो है ही नहीं, निकले बिल्कुल नहीं है। आप लोग का अच्छा है, आप लोग के पास टैक्सी भी है, आपके पास नोएडा में आपके पास मेट्रो भी है, आपके पास लोकल भी है, बहुत बहुत बहुत। इनके घर तक एक सिग्नल पड़ता है रास्ते, कितनी दिक्कत होती है सोचो आप। चलिए ये सब हम लोग बातचीत ऑफ रिकॉर्ड ले जा रहे हैं, इस शो को यही समेटते हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज और खास तौर पे ब्रेक के उस पार कमोडिटी का डिटेल कवरेज देखिए। नमस्कार। नमस्कार।